आज की चर्चा के दूसरे सत्र में आप सबका स्वागत है और सबको लाल जोहार। हम सुबह से जितनी बातें हुई हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ खांडेवाले जी को। उनके वक्तव्य से शुरू करेंगे, उसके बाद जो बाकी जगहों से लोग आए वो अपने आंदोलन और अपने आंदोलनों के अनुभवों को और उसकी सीखों को आपके सामने रखेंगे। उसके बाद हम 15 मिनट का समय लेकर मुझे लगता है मंच को खोलेंगे और थोड़ा मंच से भी बातचीत हो। यहाँ पर आए हुए सभी लोग अपने अपने अनुभवों को लेके भी आए हैं और अपने सवालों को भी। तो जो यहाँ से स्टेज से जो बातें जाएंगी उसके ऊपर कुछ सवाल हो और अपने अनुभव से कोई टिप्पणियाँ हो तो वो टिप्पणियों को भी हम उसका सत्र थोड़ा वो रखेंगे। इसलिए मैं सभी वक्ताओं से भी ये उम्मीद रखूंगी कि वो अपने वक्तव्य को थोड़ा छोटा रखें और बाद में खुले मंच के लिए और उसमें बातचीत का मौका हम सबको मिले। तो अभी सर खांडेवाले जी को बोलती हूँ कि वो अपनी बात से शुरू करें और फिर इसको हम आगे लेके जाएं। आदरणीय मंच और साथियों, आज इस सम्मेलन में मुख्य विषय मेक इन इंडिया का रखा गया है। बनाओ, उतनी बिजली दो, बजट में उनको सब्सिडी दो, और इतना होने के बाद भी वो जो चीज करते हैं वो अपने खुद के मार्केट के लिए करते हैं, तो हमारा पानी, हमारी बिजली, हमारी जमीन जाती है और हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है। तो ये दूसरा इंपीरियलिज्म है, साम्राज्यवाद है, और वो ग्लोबलाइजेशन के नाम पर आ रहा कि जहां चाहे वहां हम जाएंगे, जहां चाहे वहां की जमीन लेंगे, पानी लेंगे, बिजली लेंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता WTO के रूल के अंतर्गत। इसलिए हमने इसके पहले भी कहा कि यदि यहाँ के आम आदमी को, मजदूर को, आदिवासी को कुछ रोजगार मिलना है, आत्मसम्मान मिलना है, तो इस सरकार को, केंद्र सरकार को WTO से पहले संघर्ष करना पड़ेगा। वहां पर जो हमारे पर शर्तें लादी गई है वो शर्तों को दूर करना पड़ेगा। लेकिन वो न तो मनमोहन सिंह सरकार ने किया, नहीं तो आज की सरकार कर रही है। मतलब ये है कि विदेशी कंपनियां यहां पर ऑलरेडी पहुंच गई है। आप शेयर बाजार का हिसाब कभी देखेंगे तो सारी जो बड़ी कंपनियां हैं जो बड़ा उत्पादन करती है, वो 200 बड़ी कंपनियों में विदेशी कंपनियों का शेयर होल्डिंग ज्यादा है, विदेशी कंपनियों की पूंजी ज्यादा लगी है। मतलब क्या हुआ? बड़ी कंपनियों में जो मुनाफा बनेगा उसका बड़ा हिस्सा बाहर चला जाएगा, बड़ी कंपनियों, विदेशी कंपनियों के लिए। तो भारत के लोगों के लिए क्या रहेगा? और यदि वो भारत के लोगों के लिए रहता नहीं तो हमारे संसाधन पहले ब्रिटिश लोग लूटते थे, आज वैश्वीकरण के नाम पर सारे ही देश के लोग लूट रहे हैं और हम देख रहे हैं। ये मेक इन इंडिया के साथ में जो निर्यात की बात चल रही है कि वो कंपनियां आएगी, यहां पर उत्पादन करेगी, उसका निर्यात होगा और हमको चलन मिलेगा। आपको याद होगा 10 साल पहले मनमोहन सिंह सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोले थे, SEZ। उसके खिलाफ अपन सभी लोगों ने आंदोलन किए, इतने अनुदान दिए कारखानदारों को उस एरिया में, उस क्षेत्र में, इतनी करों की छूट दिया। इसलिए तो मनमोहन सिंह बेहाल थी कि कुछ भी करो लेकिन विदेशी चलन कमाओ। तो आपको निर्यात करने के लिए हम सारी छूट दे रहे हैं, सारी रियायत दे रहे हैं। आप निर्यात क्षेत्र के लिए सिर्फ उत्पादन करना और निर्यात करके डॉलर पाउंड लेना। उसके लिए जमीन छीनी गई, पानी छीना गया, महाराष्ट्र में, कोकण में, बाकी राज्यों में सारे SEZ आज बंद है। खुद रिलायंस का जो SEZ है उन्होंने जमीन महाराष्ट्र सरकार को वापस कर दी क्योंकि इतनी निर्यात नहीं हो रही, उधर मंदी है। अब ये अर्थशास्त्र तो मनमोहन सिंह को भी मालूम था, वो भी अर्थशास्त्री थे। आज के भी सरकार में अमेरिकी अर्थशास्त्री भी है हमारे भारतीय
सोर्स के, वो भी तो बताते हैं। लेकिन क्या बता रहे, ये महत्वपूर्ण बात है, वो यही बता रहे कि जो भी अन्यायपूर्वक बात चलती होगी उसके साथ चलो। मैं कोई एक्सैगरेशन नहीं कर रहा हूं। जब WTO में सारे आशियाई अफ्रीकी देश इकट्ठा आए और अमेरिका को विरोध किया, यूरोप को विरोध किया, तब से अमेरिका ने WTO में से अपना लक्ष्य निकाल लिया। अब वो द्विपक्षीय करार कर रही है अमेरिका। पैसिफिक जो ओशन है, समुद्र है, उसके आसपास के लोग देश उनके साथ में, और अटलांटिक समुद्र है उसके वहां के, उन्होंने मल्टीलैटरल जो था जिसके लिए WTO निकाला गया, हमको धमकाया गया, उसका पीछा छोड़ दिया। और आज भारत सरकार के भारतीय प्रोफेसर जो अमेरिका में हैं, प्रोफेसर भगवती और वो हमारे दूसरे, वो इनको समझा रहे कि अमेरिका जो कर रहा है वो बराबर है, उसके साथ में चलते रहो। और अमेरिका क्या कर रहा है, WTO को छोड़कर जो द्विपक्षीय 2 देशों में करार कर रहा है, उसमें एंटी लेबर पॉलिसीज है। एक करार की बात जो सामने आई, सीक्रेट थी, वो बाहर आई छपकर, वो क्या थी कि अमेरिका दूसरे देशों को बोलता है कि आपके देशों में, बिल्कुल समझ लीजिए, अपन सब मजदूर की बात कर रहे हैं, आपके देशों में यदि आपने मजदूरों को ज्यादा मजदूरी दिया, स्वास्थ्य सेवा दिया, और उस खर्चे के कारण हमारे कंपनियों का मुनाफा कम हो गया, तो वो मुनाफा आपके सरकार को भरना पड़ेगा। ये लिखवा कर ले रही है अमेरिका। तो आज भी साम्राज्यवाद गया नहीं है। साम्राज्यवाद अलग रूप से, अलग स्वरूप से मौजूदा है, और उसके सामने हमारी सरकार झुक रही है। वो झुकने का एक उदाहरण है मेक इन इंडिया। कि आप पैसा भी करो, आप यहाँ पर आइए, सारी जमीन आपके लिए, ये हमारे सारे युवा लोग हैं, ये आपके लिए है, पानी आपके लिए है, और जो कुछ भी हमारे लिए 2-4 आने आप छोड़ेंगे उसमें से, उस पर हम खुश हैं। जो जमीन वहां पर जाएगी, जो पानी उसके लिए जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन? लोगों का जो आज अधिकार है वो अधिकार नष्ट हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन? और जब सरकार एक से एक आकर्षक स्कीम निकाल रही है काश्तकारों के लिए कि आप जमीन दे दीजिए, हम इतना मुआवजा आपको देंगे, हम उसमें आपको पार्टनर बनाएंगे, कुछ भी करिए लेकिन जमीन छोड़िए। जो आग्रह चल रहा है, कुछ भी मांगिए लेकिन जमीन छोड़िए, क्योंकि आपने एक बार जमीन छोड़ा तो वो फिर से आपको मिलने वाली नहीं है, वो कारखानदारों को मिलने वाली है। जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे मेक इन इंडिया को सहूलियत देने के लिए, वो सारे कॉरिडोर्स जो औद्योगिक पट्टे हैं, दिल्ली से पटना, कलकत्ता है, दिल्ली से राजस्थान से बंबई तक है, बंगलोर चेन्नई से बंबई तक है, सारे इंडस्ट्रियल पट्टे जहां हजारों किलोमीटर्स में जमीन और पानी जाएगा, वो सारे पट्टे बंबई को जोड़े जा रहे हैं, वहां से निर्यात बढ़ना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और मेक इन इंडिया, सेज, ये सारे एक ही मॉडल के पुर्जे हैं। सेज को भी देखेंगे तो निर्यात के लिए, मेक इन इंडिया देखेंगे निर्यात के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स देखेंगे निर्यात के लिए। लेकिन जहां मंदी है, वहां से मांग नहीं आ रही है, न आने से सारे सेज बिगड़ गए। भारत में नहीं, चाइना में भी। चाइना ने तो हद कर दिया, केंद्र सरकार के सेज अलग, राज्य सरकार के अलग, जिला परिषद के अलग। जब मांग ही नहीं तो सारे सेज बैठ गए और बैंकों के सामने अड़चन आ गई कि जो कर्ज दिए वो नहीं निकल रहे। यहां पर भी मैं बोल रहा हूं बड़े जिम्मेदारी के साथ कि जिस तरह का औद्योगिक विकास हमारी सरकार चाह रही है, लोगों को उसका विश्वास दिला रही है, वो टिकने वाली आकांक्षाएं नहीं है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, वो चिरंजीवी विकास नहीं है, क्योंकि वो मॉडल बाहर के शक्तियों ने आपको बताया है और आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। हमारे गढ़चिरौली में एक उदाहरण हुआ, वो सभी के लिए बड़ा अच्छा उदाहरण होगा। हमारे गढ़चिरौली के जो एक विधायक है,
फिर इसके पहले थे, तो उन्होंने गढ़चिरौली जिला क्योंकि आदिवासी है, बहुल है, इसलिए उसको स्पेशल स्टेटस डिक्लेयर करवा लिया। ऑटोनोमस, स्वयं चलित, खुद का विकास खुद करेगा वो जिला, सरकार उसको सिर्फ मदद करेगी। फिर उन्होंने बोला कि भाई अब इसका क्या करना चाहिए, हमने मंजूर तो करवा लिया। तो फिर हम लोगों को बुलाया उन्होंने, तो जो बात हमने गढ़चिरौली में पब्लिकली कहा वो हम आपसे कह रहे हैं। हमने उनसे कहा कि आपको स्वयं चलित विकास का जो स्टेटस मिल गया है, पद मिल गया है, कुछ पैसा मिलेगा, तो आप केवल गढ़चिरौली के जिले के युवकों को पढ़ाकर उनके द्वारा विकास करोगे तो वो पैसा आपके पास रहेगा। नहीं तो आप ट्रैक्टर मांगोगे तो ट्रैक्टर आएगा कंपनी का, पैसा बाहर चला। आप दूसरा हार्वेस्टर मांगोगे, कंपनी आएगी आपको बेचेगी, बाहर चला। सारा पैसा सरकार से आएगा और फिर बाहर जाएगा, आदिवासी अधनंगा रह जाएगा। इसलिए अपने विकास का मॉडल अपने ही लोगों ने तैयार करने की आवश्यकता है। और हमको क्या चाहिए, ये हमारी मांग हमने सरकार के सामने, समाज के सामने रखना बहुत जरूरी है। एक बात हो गई कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए वो भी हमने साफ शब्दों में कहना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ठीक है आप लोग विरोध तो करते हो, लेकिन आपको चाहिए क्या। तो उसका भी मॉडल एक हमने तैयार करना चाहिए कि हमारा स्वावलंबी विकास कैसा होगा। उसके कुछ नक्शे अपने चर्चा में जरूर आते हैं, लेकिन उसको एक अच्छा स्वरूप देना बहुत आवश्यक है। तो फिर ये बात आ गई कि हमने आज के सरकार के प्रति क्या रवैया रखना चाहिए। जो इस मंच पर लिखा है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, ये बात बहुत आवश्यक है। इसका मैं एक वैश्वीकरण का उदाहरण देकर आपके सामने रखूंगा। अफ्रीका में एक बड़ा मॉल आया, बहुत बड़ी दुकान जो है उसको मॉल बोलते हैं। वहां पर सब्जी बेचना भी चल रहा था। एक मॉल आने से जो 100-150 छोटे सब्जी बेचने वाले लोग थे, उनका धंधा डूब गया, चिंता में पड़े। तो एक बुढ़िया ने पूछा कि भाई ये क्या हो गया, किस कारण अपने तरफ लोग नहीं आते। तो बोले कि वो मॉल हो गया। तो बोले मॉल क्या रहता है, तो उन्होंने समझाया ऐसा ऐसा रहता है। तो बोले अपने फायदे का है क्या, तो बोले नहीं है। तो फिर बोले आप विरोध क्यों नहीं करते, तो बोले कैसा करेंगे, कौन सुनेगा। तो वो बुढ़िया ने जो बोला एक वाक्य, वो आज सारे संसार में एक घोष वाक्य बन गया है। वो बुढ़िया ने बोला अरे अपने फायदे की बात नहीं है तो उसका विरोध तो करो, हमको नहीं चाहिए करके। नहीं चाहिए से नो। वो लोग बोलने लगे ये बुढ़िया पागल हो गई। बोले नो बोलने से क्या होगा, बोले कल क्या करेंगे। बोले कल की बात कल, आज की बात आज। आज जिस रूप में आपके सामने समस्या है उसका वहां वैसा विरोध करो। कल जो परिस्थिति आएगी उस परिस्थिति को समझकर फिर विरोध करो। उसका जो रिपोर्टिंग आया तो सारे देश में, सारे संसार में ये हो गया कि वॉट एवर इज द सिचुएशन, जो भी परिस्थिति है उसका पहले विरोध करो। मार्क्स के सामने यही सवाल था। मार्क्स को लोग पूछते थे कि पूंजीवाद जाने के बाद समाजवाद कैसा रहेगा। मेरा 4 कमरे का घर रहेगा, मेरे 4 भैंसे रहेगी, क्या रहेगा। तो बोले कि वो चित्र रंगाना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है पहले जो अन्यायकारक पूंजीवाद है उसको नष्ट करना है। और इसलिए मेक इन इंडिया के रूप में जो भारत में वैश्वीकृत पूंजीवाद आ रहा है उसका विरोध करना हमारा पहला काम है। और इसके लिए जो ये आज की परिषद है, ये बहुत अच्छा माहौल है कि हम 3-4 राज्यों से लोग आए हैं और इस प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। अब तीसरा सवाल आता है कि आप शाम को पूंजी बाजार, जो शेयर बाजार रहता है, उसको देखिए। वो पूंजी बाजार का और आम आदमी के जीवन का कोई संबंध नहीं है। जो निवेश करने वाला है, जिसके पास ज्यादा का पैसा है, उसके लिए शेयर मार्केट है। लेकिन आप और हम तो कहीं निवेश नहीं करते, हम तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो सारा जो पूंजीवाद है वो निवेश करने वालों के लिए है, ऊंची आमदनी वालों के लिए है। अब पिछले 25 साल में जो वैश्वीकरण हुआ
उसका एक जायजा मैं 2 मिनट में आपके सामने रखता हूं कि आज की परिस्थिति क्या है। हमको कहा जाता है कि हम तो वैश्वीकरण के कितने फायदे हो गए, कितने कारखाने निकले, कितना रोजगार निकला, लोगों का रहन सहन बदल गया। हाँ, बदल गया कुछ लोगों का। एक अर्थशास्त्री ने कम से कम 150 देशों के आंकड़ेबारी का अभ्यास किया वैश्वीकरण के बाद। पिकेटी की किताब, उसने आंकड़ों के साथ बताया है कि पिछले 25 सालों में कुछ हुआ होगा तो विषमता बढ़ी है। और सबसे ज्यादा विषमता किस देश में बढ़ी होगी? तो अमेरिका, जापान, यूरोप में नहीं, भारत में। और भारत में सबसे ज्यादा विषमता बढ़ने का यह कारण है कि हमको दबाने वाली सरकारें आई है। वैश्वीकरण के साथ जो सरकारें आई है वो मजदूरों के आंदोलन दबाने के लिए, समाजवाद का विरोध करने के लिए, नियोजन का विरोध करने के लिए आई है। और उसका निचोड़ है आज की सरकार। उसका निचोड़ है आज की सरकार। वो बोल रहे कि मनमोहन सिंह सरकार ने भी तो यही नीतियां चलाई, हम कुछ अलग नहीं कर रहे। अलग सिर्फ इतना ही कर रहे कि उससे ज्यादा कॉरपोरेट सेक्टर को मदद कर रहे, उससे ज्यादा संपत्ति उनके जेब में डाल रहे हैं और सारे विश्व का कल्याण होगा, सारे लोगों का कल्याण होगा, ऐसी योजना बता रहे हैं। तो जनधन योजना बोलना और कुछ योजना बोलिए, नाम बदल के चलने वाली। निचोड़ क्या है उसका? उसका सारांश क्या है? तो आंकड़े बताते हैं कि विषमता बढ़ी है। गवर्नर रिजर्व बैंक के जो है उन्होंने बोला कि जितना कर्जा थक चुका है वो अमीरों के पास ज्यादा है, बड़े उद्योगपतियों के पास ज्यादा है। आम आदमी, छोटा आदमी है, उसके पास से वसूली कर लेती है बैंक, बड़े लोगों से नहीं करती। और बड़े लोगों का एक निशाना बन चुका है सारे संसार में कि बैंकों के जो मैनेजर्स है वो इतने बड़े लोग हैं कि उनको पद से हटाओ मत। बैंक डूब गई तो चलेगी, लेकिन वो बड़े मैनेजर्स हैं, उनके नाम पर बाजार चलता है। बैंकों को डूबने मत दो। उन्होंने कुछ भी काम किया होगा तो अमेरिका में 200 बैंक डूबे, लेकिन सरकार ने उसमें पैसा लगाया। क्यों? कि लोगों का पैसा बैंकों में आता है, वही पैसा उद्योग में लगता है। आज बैंक बंद हो गए तो लोगों का पैसा कहां जाएगा? इसलिए ये जो सारा खेल रचा गया है, ये सारा खेल अपने को समझना चाहिए कि मेक इन इंडिया ये वैश्वीकरण का एक भाग है। इस सरकार ने योजना आयोग पूरा बंद कर दिया। जो आम आदमी तक कुछ भी, थोड़ा सा भी पैसा जाने के लिए योजनाएं थी, वो सारा योजना आयोग बंद कर दिया। और हमारे लोग जो विदेशों में पढ़ते हैं, बताते, सिखाते हैं, उनको बुलाकर उनकी सलाह लेते हैं। आज सरकार के जितने सलाहकार हैं वो इंडियन है, लेकिन सारे अमेरिका में पढ़े हुए हैं। अमेरिका की जो नीति है वो आपको बताते शाम को। हमने उस पर एक ही बात बताया। हमने बोला कि यदि अमेरिका की सारी समस्याएं सुलझी होगी, अमेरिका के आम आदमी को यदि इन 2 नीतियों से न्याय मिला होगा तो हमको बताइए, हम उन नीतियों को अपनाएंगे। लेकिन जहां यूरोप के प्रश्न यूरोप के लोगों को सुलझाए नहीं सकते, अमेरिका के लोग अपने अपने प्रश्न सुलझाए नहीं सकते, तो उनकी नीतियां कृपया यहां पर मत लगाइए। यहाँ पर का समाज अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ जनसंख्या का जो कंपोजिशन है वो अलग है, हमारे संसाधन अलग है, तो हमारा काम हमको करने दो। लेकिन वो नहीं मानते, वो थे कि आपका भी काम हम ही करेंगे। और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आइए और हमारे लिए उत्पादन कीजिए, तो वो तो न्योता हो गया, वो तो निमंत्रण हो गया, आपने बुलाया करके हम आ गए। तो ये सारे जो है, ये सारी नीतियां जो है, ये शोषण का एक जो यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, उसके पुर्जे हैं। वो सेज होगा, वो मेक इन इंडिया होगा, जनधन होगा और बाकी कुछ होगा। तो इसका विरोध जब करना है तो उसका मूल मंत्र है कि संगठित रूप से ही विरोध हो सकता है। और इसलिए यहाँ पर जितने जन संगठन आए हैं, हम उनका व्यक्तिगत रूप से भी अभिनंदन करेंगे कि हमारी समझ बढ़ाकर हमने हमारी संगठित शक्ति बढ़ाना चाहिए, तभी
कोई अपनी बात मानेगा। और मैं नागपुर और पूना में रहता रहा, लेकिन नियमगिरी में क्या होता उसका रिपोर्ट पढ़ता रहा। तो मुझे नियमगिरी के लोगों का अभिनंदन करना बहुत आवश्यक लगता है कि उन्होंने देहातों से सुप्रीम कोर्ट तक गए और अपने संसाधन किसी को लेने नहीं दिया। इसलिए आज जन आंदोलनों की आवश्यकता है। और लोगों को क्या चाहिए जनतंत्र में, ये बड़ी ठोस मात्रा में और बड़े ऊंचे आवाज में बोलने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी संगठन आए हैं उनका नागपुर में स्वागत है। इस सम्मेलन में उनका मैं अभिनंदन करता हूँ और उनसे विनंती करता हूँ कि ये सारे जो पूंजीवाद के जो अंग हैं उनको समझ लीजिए। एक आखिरी बात मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि वैश्वीकरण आ गया, वैश्वीकरण आ गया। तो वैश्वीकरण कोई वस्तु है क्या? वस्तु तो नहीं है, वह प्रक्रिया है। किसी बात का वैश्वीकरण करना, एक देश में था तो विश्व में लेके जाओ। तो भाई किस बात का वैश्वीकरण हो रहा है? पूंजीवाद का। तो वैश्वीकरण नाम की कोई बात नहीं है, वैश्वीकृत पूंजीवाद है ये। और इसलिए वो ज्यादा जटिल बन गया है, ज्यादा ताकतवर बन गया है। और जितनी उसकी ताकत होगी उतनी ही ताकत हमको हमारे में से निर्माण करना है। इसलिए आप सबको फिर से विनंती करता हूं कि अपनी ताकत बढ़ाओ, अपना संगठन बढ़ाओ, अपने आप हम संघर्ष करते रहेंगे, ये प्रश्न सुलझाएंगे। धन्यवाद। और हनवलकर जी ने जो रखा, मुझे लगता है उसमें सबसे जरूरी जो आज मेक इन इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जो हम बात बोल रहे हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर एक दमनकारी व्यवस्था को बढ़ाने में और मदद करेगा, वो मजदूर, किसानों, आदिवासी, दलितों का किस तरह से इस शोषणकारी व्यवस्था को और आगे बढ़ाने में और उस दमन को गहरा और मजबूत करने में और शोषण को और बढ़ाने में कैसे मदद करेगा, कैसे वो जमीन पर दिखेगा। अब हमारे साथी जो अलग अलग क्षेत्रों से, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से जो हमारे साथी हैं, वो हमको अपनी लड़ाई वहां पर क्या हो रहा है उसके बारे में और उस चीज की लड़ाई जो सर ने बोला कि से नो, तो किस तरह से लोग वहां पर ना बोल रहे हैं, किस तरह से लोग वहां पर विद्रोह कर रहे हैं, मुझे लगता है उसको समझना और फिर उसके बाद एक खुली चर्चा करने की ओर हम बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपने झारखंड से आए हुए साथी नील जस्टिन बेग को बुलाऊंगी, जो जन जागरण वनाधिकार संघर्ष समिति से हैं और वहां पर किस तरह से संघर्ष चल रहा है उसके बारे में बात रखेंगे। धन्यवाद रिंची जी। मंचासीन सभी विस्थापन विरोधी के क्रांतिकारी साथी, उपस्थित सभी विभिन्न प्रदेश से आए सभी क्रांतिकारी साथी, काफी देर इस सुबह से चर्चा हो रही है विभिन्न विषय पर और सरकार की नीतियों पर चर्चा हो रही है। और अभी जिस तरह से श्रीनिवास जी ने एक बात कही, यहाँ का एक विधायक का उदाहरण दिया, अभी इस समय हमारे झारखंड में हम लोगों पर चौतरफा तरी से हमला हो रहा है। जमीन में तो हो रहा है, शोषण भी हो रहा है और जो हमको संविधान ने अधिकार दिया है, कानूनी अधिकार मिला है, उस पर भी हमला हो रहा है। अभी हमारे यहाँ झारखंड में और खासकर हमारे सिमडेगा में हम पिछले कुछ समय का हम बात बताना चाहेंगे। 2015 में वहाँ वन्य प्राणी आश्रय के लिए सरकार ने 3 प्रखंड की जमीन, लगभग 83 रेवेन्यू विलेज मौजा का जमीन वो चिन्हित किया है, जिसके खिलाफ जन जागरण वनाधिकार संघर्ष समिति निरंतर संघर्ष कर रही है। और 2015 7 मई को हम लोगों ने पालकोट प्रखंड में
उनके विरोध पे इसके खिलाफ एक बड़ा मास मीटिंग किया था, जिसमें 5-6 हजार लोगों का गैदरिंग था। और हम लोग निरंतर इस बात को कह रहे हैं और मुखर होकर विरोध कर रहे हैं, जिसमें हमारे झारखंड इकाई के हमारे विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन के साथी भी हमारे साथ वहां उपस्थित थे। 2016 इसी साल हम लोगों ने 4 मई को सिमडेगा जिला हेडक्वार्टर में मुख्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम किया था इस वन आसरानी के विरोध में। साथ ही वहां जो बांध बना है उससे विस्थापित लोगों को सरकार आज तक पुनर्वासित नहीं कर सकी है। उन सारे मांगों को लेकर हम लोगों ने जन जागरण वन अधिकार संघर्ष समिति के बैनर पे एक बड़ा कार्यक्रम किया था, जिस पर 4-5 हजार लोगों का भागीदारी था। और हम लोग निरंतर अपने उस क्षेत्र में सरकार की इस तरह की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अभी इस साल 19 तारीख को हम लोगों ने वहां की जो कमेटी है जन जागरण जमीन संघर्ष समिति की, हमने गुमला सिमडेगा इकाई का पुनर्गठन किया 19 मई को। और 21 मई को हम लोगों ने सिमडेगा में एक कार्यक्रम किया जो वहां के एक संगठन के माध्यम से हुआ, जिसमें जमीनी बात थी, जल जंगल जमीन की बात थी। दूसरा, हम लोगों को खासकर शेड्यूल 5 में 5वीं अनुसूची में देश के संविधान ने जो अधिकार दिया है, साथ ही पेशा और शेड्यूल एरिया के अधिकारों, अनुसूचित क्षेत्रों के अधिकारों को लेकर हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसमें 8-10 हजार लोगों का समावेश था, मतलब सहभागी था। और उस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक एक जबरदस्त संदेश गया था। और ठीक 21 के बाद 22 तारीख को हम लोगों के सिमडेगा प्रखंड, सिमडेगा जिला के पकड़ाड़ प्रखंड है, एक ब्लॉक पड़ता है, 2-3 ब्लॉक को कवर करते हुए हमारे जिले में एक बड़ी नदी है शंख नदी, झारखंड की बड़ी नदियों में वो नदी है शंख नदी, जिस पर सरकार एक पनबिजली योजना के लिए एक बांध बनाना चाह रही है। बड़ी नदी है और उस बांध के बनने से काफी गांव डूब जाएगा, काफी लोग विस्थापित हो जाएंगे। और वो जंगली क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, उससे पर्यावरण भी जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। तो ठीक 21 तारीख को हमारा सिमडेगा में कार्यक्रम था। 22 तारीख को जब सरकार ने एक कंसल्टेंसी उसने बहाल किया है दिल्ली की कोई कंपनी को, वहां के कर्मचारी उसको जब डिटेल्स उसको विस्तृत ये जांच करने के लिए गए थे, गांव के लोगों ने देखा, पूछताछ किया, बात करने के दरमियान उनको शक हुआ। सारे लोग, गांव के लोग निकले और करीबन 7 आदमी को लोग जंगल में बंधक बना दिए। गांव वाले इतना अग्रेसिव थे, इतना क्रोधित थे कि उनकी हत्या कर देना चाहते थे। और शायद हमारे साथी अगर सिमडेगा से नहीं पहुंचते तो मुझे लगता है उन 7 लोगों की हत्या हो जाती जंगल में। फिर हमारे साथी गए, फिर पुलिस से बात हुई, डीसी से भी बात हुई, लेकिन वहां के जो डिप्टी कमिश्नर हैं एकदम सरकार का एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो फिर भी जनता के सामने उसको मानना पड़ा। फिर बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके लोग पब्लिक छोड़े, फिर उनको मुक्त किया गया। और अभी उसके विरोध में हम लोग निरंतर
3-4 मीटिंग अभी हम लोग उस क्षेत्र में किए हैं और पब्लिक को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस समय खासकर खेती बाड़ी का समय था, हमारे यहाँ धान रोपने का, धान बुनने का समय था, इसलिए सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन इधर अभी काम खत्म हुआ, हम लोग इस आंदोलन को भी अभी तेज करेंगे और किसी भी सूरत में गाँव वालों का कहना है, सबों का कहना है कि हम लोग 1 इंच जमीन सरकार को बांध बनाने के लिए नहीं देंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि आज सरकार सीधा मानवाधिकार का हनन कर रही है। हमारा जमीन एकमात्र जरिया है जिससे हम जिंदा है, वो हमारी लाइफलाइन है और सरकार उसको हमसे छीनना चाह रही है। तो इससे बड़ा अन्याय और इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? अगर मछली को पानी से निकाल दीजिएगा तो क्या होगा? ये तो क्रिमिनल जैसा, गुंडा जैसा ये सरकार व्यवहार कर रही है पूंजीपति के साथ मिलकर। तो हम लोग चाह रहे हैं और जिस तरह से अभी श्रीनिवास जी कह रहे थे कि यहाँ के एक विधायक ने सरकार से मांग किया स्वशासी व्यवस्था लागू करने के लिए और उसको सरकार ने माना। महाराष्ट्र, मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र भी शेड्यूल 5 के अंतर्गत आता है और हम लोग इस देश में जितने राज्य 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, अभी हम लोग झारखंड में एक प्रयास कर रहे हैं उन सारे लोगों का। अभी इंदौर में एक मीटिंग हुआ था पिछला महीना 23-24 तारीख को। उसके बाद हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी जमीन से जुड़े यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो हम लोग सब लोग सरकार से, खासकर राज्य के गवर्नर और देश के राष्ट्रपति को हम लोग ये बात कहने जा रहे हैं कि आदिवासी को आपने अगर अधिकार दिया है, आपने संविधान में 5वीं अनुसूची आपका संविधान कहता है, तो उसको आपको अक्षरशः पालन करना होगा। और जिस दिन ये संवैधानिक अधिकारों का अगर प्रयोग किया जाए तो मुझे लगता है कि जमीन लेना भी इतना आसान नहीं है। जमीन से जुड़े लोगों को भी बेदखल करना इतना आसान नहीं है। हमारे यहाँ तो जमीन बचाने के लिए जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है, सेंटी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, इसको सरकार संशोधन कर रही है पूंजीपति को जमीन देने के लिए। इसका भी पुरजोर विरोध हो रहा है और कैसे वहां के लोगों को बेदखल किया जाए। नौकरी में, व्यवसाय में, बहुत सारी चीजों पर। अभी मई महीना में ही एक घटना है, झारखंड बंद का कॉल हुआ था, हम लोग उस मूवमेंट में पूरा बढ़ चढ़ के थे। डीसी के सामने मेरे ऊपर पुलिस लाठी चलाई, मेरे 4 साथियों पर केस हुआ। यह अत्याचार पुलिसिया दमन है और प्रशासनिक अधिकारियों का मन इतना बढ़ गया है कि पूंजीपतियों के चलते कि किसी को कुछ समझता ही नहीं। लेकिन झारखंड में इन सारे सरकार की नीतियों के विरोध में एक बड़ी गुस्सा का माहौल बन रहा है, लोगों के अंदर आक्रोश भड़क रहा, लोग सड़क में निकलने के लिए तैयार हैं। मुझे याद है, मैं एक बात कहना चाहूंगा आप सभी साथियों से, अलग राज्य के दौर में झारखंड में बहुत संघर्ष हुआ और जब लोग सड़क में निकलते थे तो लूट लेते थे शहर को। मुझे लगता है आने वाले दिन में अगर ये व्यवस्था, ये पूंजीपति, ये साम्राज्यवादी व्यवस्था अगर हम लोग को उखाड़ फेंकना है तो लूट लेना होगा शहर को। तभी इन लोगों को हम लोग सबक सिखा पाए और ऐसी सरकारों को भी हम लोगों को चेताना होगा। अभी हेलो, हाँ बोला। हमारे क्षेत्र में जो कार्यक्रम हो रहा था, मैं जैसे माधुरी जी से बात हो रही थी, सितंबर महीना 10 तारीख को वहां का एक संगठन बड़ा कार्यक्रम कर रहा है। मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश से भी जी कुछ साथी अगर वहां आए, हम लोग शेड्यूल 5 की बात करेंगे, पेशा की बात करेंगे, ग्राम सभा की बात करेंगे
जो अधिकार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हम लोगों को राइट्स है, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। 10 तारीख को एक बड़ी कार्यक्रम होगी, शायद आने वाला समय में दिल्ली का भी कोई बड़ा प्रोग्राम हो, हम लोग उसके लिए भी तैयार रहें। तो मैं चाहूँगा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ का जो रिपोर्ट आ रहा था वो काफ़ी चिंता का विषय है। हम सबों को, छत्तीसगढ़ के साथियों को कैसे मदद करें हम लोग, कैसे उसके लिए हमारी रणनीति हो। हम चाहें कि हमारे सितंबर का जो 10 तारीख का कार्यक्रम हो, टेलीफोनिक आपसे संपर्क हो जाएगा, हमसे संपर्क हो जाएगा। कुछ साथी आते तो इस संगठन को और आगे, और खासकर मध्य प्रदेश की जो समस्या है, छत्तीसगढ़ की जो समस्या है, उस पर भी हम लोग थोड़ा मिल के संघर्ष कर पाते। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिन में हमें और भी विस्तार और मजबूत करने की आवश्यकता है और इस साम्राज्यवादी ताकत को काट देने की आवश्यकता है। लाल सलाम सुबह। अभी मैं झारखंड से ही मुन्नी कश्यप जी को बुलाऊंगी। वो संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगी, उनसे विनती करती हूँ, और फिर आगे चर्चा को। भिन्न भिन्न संगठन से आए हुए यहाँ पर उपस्थित सभी साथी को क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ फूल जोहार। साथियों, सुबह से मेक इन इंडिया एक धोखा पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। तो ये जितने भी अभी हमारे पूर्व के वक्तागण बात रखे हैं, वो सभी जगह की समस्या है और हर जगह हमारे सभी साथी संगठन बना करके अपने अपने जगह पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी झारखंड से अभी जस्टिन दादा जो रखे बात, वो निरंतर रूप से किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे नामकुम क्षेत्र में भी है, रांची के अंदर भी है। रांची के ही नामकुम एक प्रखंड है, वहाँ के एक जंगल है, जो वो जंगल स्थानीय मैंने गांव वालों का है। उसको भी उस पर बिना नोटिफिकेशन किए हुए सरकार द्वारा वन प्राणी आश्रय के नाम से उसको घोषित करके एक ग्राम सभा था और एक वन रक्षा समिति था। वो समिति को बिना सूचना किए एक नया वन रक्षा समिति बना करके उसको ग्राम सभा से पारित किया हुआ है कह के साइन करा के फर्जी ग्राम सभा बना करके उस पर पूरा बाउंड्री कर रहा था। लगभग 1200 एकड़ जमीन है वहाँ की। जंगल को बाउंड्री करने के बाद में वहाँ जो अंदर में खतियानी जमीन था रैयतों का, उस पर खेती करने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा था। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई हमारा जमीन है, हमारी खतियानी जमीन है, इसको हम कैसे दे देंगे सरकार को, हमारी रसीद कटती है, हमारा सारा कुछ है, जंगल भी हमारा है। उस पर ये करके उसको बाउंड्री किया गया था कि ये आप लोग के लिए बाउंड्री किया जा रहा है, आप लोग यहाँ जड़ी बूटी का ये घास लगाएंगे और वो जड़ी बूटी से जो दवा उत्पादन होगा वो आप ही लोग करेंगे। आप लोग को मैंने इस पर बताया जाएगा कि कौन जड़ी बूटी है, किस पर इसका किस दवा बनेगा, इस पर आप लोग को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वहाँ बाउंड्री हुआ, किसी को वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा था। वहीं पर एक हमारी दीदी है बुधनी नाम करके, वो वहीं पर घर बनाई थी। उसका घर रिंग रोड में उजड़ गया था, तो वहां जा करके वो घर बनाई थी। तो क्योंकि वहां पर जो वन प्राणी आश्रय के नाम से जो वहां बाउंड्री किया गया, वहां पर बड़े बड़े लोग आएंगे तो वहां पर उसका घर अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसका घर को तोड़ने के लिए उसको नोटिस किया गया और उन्होंने अपना घर को बचाने के लिए सारे लोगों को एकजुट की। वही हम लोगों के पास भी आई और कही बोली कि दीदी हमारे साथ ये समस्या है, हमारा जंगल को घेर दिया गया, हमको वहाँ जंगल से लकड़ी नहीं लाने दिया जा रहा है, वहाँ जंगल के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की किया जा रहा है। तो ये हम लोग को सूचना मिला महिला उल्लंघन संघ को। फिर विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन के साथ हम लोग मिल करके वहाँ गए। फिर वहाँ का जो अधिकारी लोग थे, डीएफओ था,
उनको बुला करके जब उसे बैठक हुई, वहाँ के ग्राम सभा सभी ने बैठक किया, तो उनको हम लोगों ने सबसे पहले नोटिफिकेशन कब हुआ था उसका हम लोग रिपोर्ट मांगे, तो उसके पास था ही नहीं। उसके बाद में ब्लूप्रिंट मांगे तो ब्लूप्रिंट तो दिखाया, लेकिन बिना नोटिफिकेशन के आप कैसे ब्लूप्रिंट बना लिए, कैसे आप ऐसा अधिग्रहण कर लिए, ये सारा सवाल जवाब हुआ। उसके बाद में वहाँ बहुत जोरदार तरीके से आंदोलन हुआ। उसके बाद वहाँ 24 साल का पेड़ था बड़ा बड़ा, उनको काट दिया गया। वो गांव वालों को मालूम नहीं था। बाद में जब आम सभा ग्राम सभा हुई तो हम लोगों ने घुसा, तो वहाँ हम लोग देख रहे हैं कि छोटा छोटा पौधा लगाया हुआ है। जब वहाँ पर ग्रामीणों ने बोला कि यहाँ 24 जो हमारा साल का पेड़ था बड़ा बड़ा विशाल, वो पेड़ कहाँ गई, तो लोगों ने कहा कि था ही नहीं पेड़। फिर वहाँ जितने भी अंदर में पेड़ थे वो सारे काट दिए गए। तो फिर वहाँ की जनता ने सोचा कि भाई ये हम लोग को सारे वन से हम लोग को वंचित करेगा, ये कह के इतना जोरदार आंदोलन किया। और उसके बाद वो बुधनी दीदी को एक नहीं दो एक तो नामकुम प्रखंड के सीआई और शहर अंचल के सीआई, वो लोग 2 गाड़ी फोर्स ले आकर के लगभग 200 फोर्स थे, बड़ा गाड़ी में बस में आए थे, और छोटी गाड़ी जो आई थी 4। लेकिन वो दीदी के इतना साहस थी, उसने कहा कि अगर आज आप आपको इस घर से निकालेंगे तो मेरा लाश से गुजरना पड़ेगा। उसने अपनी एक गिलन मिट्टी तेल पकड़ ली और एक हाथ में माचिस। उसके बाद हम लोग को फोन करती है कि दीदी मेरा घर तोड़ने आया है, आप लोग आइए। तो हम लोगों ने भी गया, इधर से जितना लोगों को बोलते गया। उसके बाद में उन लोगों को जितने भी अधिकारी थे, जितने भी पुलिस थे, सबको लाठी डंडा के बल से वहाँ जरा सा भी उन लोग को हिलने डोलने नहीं दिया गया। उन लोग के साथ 2 घंटा बहस भी हुई, उसके बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया। आज वो जंगल वहाँ के स्थानीय लोगों के है, ग्रामीणों का है, और दीदी का घर भी है। तो इस तरह से अगर कहीं भी जनता खड़ी हो जाती है एकजुट होकर के, तो कितनों बड़ी से बड़ी कानून बनाए और कितनों बड़ी से बड़ी समस्या हो, उसका हल जनता के बीच में ही है। उसी तरह से हमारे हाहा पंचायत है, धीरे धीरे ये मेक इन इंडिया का काम वो शुरू कर दिया है, लेकिन अभी इसको प्रचार करने में वो बहुत है ताकि लोग आकर्षित हो और इस पर सहमति जताए कह के। हमारे यहाँ हाहा पंचायत है जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत उसको सांसद गोद लिया है और उस पर धीरे धीरे किस तरह से घुस रहा है। वहाँ पर एक पावर सब स्टेशन बैठा दिया है। पावर सब स्टेशन के नाम से लिया, बोला कि गांव में बिजली देंगे, लेकिन वहाँ है कि सीआरपीएफ कैंप बैठा दिया। आज ये फिलहाल की बात है, जून महीना की बात है, जो कि वहाँ पावर सप्लाई के लिए जो पोल लगा रहा था, बड़ी वाली पोल, तो उसके सीधा में जहाँ से वो लगा रहा था वहाँ बड़ी बड़ी साल की पेड़ है और वहाँ के आदिवासियों का धर्मस्थल भी है। तो उन लोगों का कहना था ग्राम सभा करके कि हम आपको मना नहीं कर रहे पावर सप्लाई करने के लिए, लेकिन आप यहाँ से नहीं लगाइए, आपको हम जगह दे रहे हैं, आप ये सीधा से ले जाइए तो हमारा जो गांव का जंगल है वो बच जाएगी। लेकिन वो नहीं माना। ग्राम सभा 2 बार हो चुकी, अब 25 जून को भी ग्राम सभा हो गई थी और उन्होंने कहा, कंपनी ने बोला कि ठीक है आप लोग जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे, लेकिन 26 तारीख को देखा जाता है वहाँ कि लेबर लगा के वो काम शुरू कर दिया। काम शुरू करने के बाद में वहाँ के गांव वालों को पता चला कि काम चल रहा है। सभी महिलाएं, पुरुष, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी लोग वहाँ जमा हो करके वहाँ काम कर रहे थे। वो लोग को धक्का मुक्की करके मार के उन लोग को भगा दिया, क्योंकि वो लोग लेबर थे और वो लोग हमारे ही समाज के थे, इसलिए लेबर लोग को सिर्फ मारपीट हाथ से किया था। लेकिन कंपनी ने क्या की, एक असामाजिक तत्व लोगों को, कम से कम 5 लोगों को उन्होंने बुलाया, उन लोगों को कुछ पैसा दिया, वो लोग पिस्तौल लेकर के आए और उन लोगों को कहने लगा गांव वालों को ये काम करने नहीं दोगे तो हम लोग उड़ा देंगे। पिस्तौल निकाला, वहां पर गांव वाले आक्रोशित हो गए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम लोग मारपीट नहीं करेंगे क्योंकि तुम लोग भी हमारे समाज के ही लोग हो, तुम लोग अच्छा से चले जाओ।
लेकिन वहीं पर फिर कंपनी और अगला असामाजिक तत्व को बुला करके वो लोग को वहां से उठा करके ले जा करके इतना निर्मम हत्या कर दिया 3 जन को कि वहां का जो सीधे साधे आदिवासी थे उन लोगों को फर्जी मुकदमा में फंसाया गया। आज 5 जन के नाम से वहाँ मुकदमा था, शुरुआत में FIR था, लेकिन आज वहाँ 15 का नाम बढ़ गया। और बार बार वहाँ बोला जाता है कि भाई अगर आप नहीं थे तो आप लिखित में दो, ताकि हम वो लिखित से हम इन लोगों को फंसाएंगे करके। तो वहाँ के साथियों ने बहुत अच्छा से अपना निर्णय लिया कि भाई हम लोग थे ही नहीं, और जिन लोगों का नाम है वो लोग भी नहीं थे, तो हम लोग क्यों लेंगे। उन लोगों ने अच्छा निर्णय लिया और सारे जगह जा करके मिले भी कि हम लोग नहीं थे, हम लोग नहीं किए हैं, ये आपस में ही कंपनी का ही काम है। ये कह के वो लोग अभी एकजुट है और अभी वहाँ शांति व्यवस्था के लिए वो लोग रात और दिन वो लोग वहाँ पहरा करते हैं। किसी को ना बाहर से घुसने देते हैं, ना कोई वहाँ से बाहर अभी जा रहा है। साथियों, इस तरह से हर जगह हो रही है लड़ाई, और किस तरह से महिलाएं वहाँ मुखर कर आगे आ रही लड़ने में। तो साथियों, हम लोग को जरूरत है, समस्या सबकी एक ही है, हम लोग को सबको एक जगह आकर के एक मंच के नीचे आकर के हम लोग को लड़ने की जरूरत है। इतना ही कह के अपनी बात को खत्म करती हूँ। सबको जोहार। अभी गढ़चिरौली से सोनू गुट्टा जी सुरजागढ़ बचाव संघर्ष समिति से अपनी बात है। आदरणीय मंच और सभी राज्यों से दूर दराज से आए सो मेरे साथी सभी को जय जोहार, जय सेवक। मैं गढ़चिरौली जिले से एटापल्ली तालुका से अति दुर्गम भाग से मैं अपना इलाका का परिस्थिति और वहां का दशा यहाँ मैं आपके सामने थोड़ा रखना चाहता हूं। मैं 2015 से 8 अगस्त से मैं ये अपना हमारे पेशा के अधिनियम के अनुसार 1996 के अनुसार 2008 के अनुसार 2012 के अनुसार मैंने अपना ग्राम सभाएं गठित की। हमारे एटापल्ली तालुका में, सुरजागढ़ इलाका में और बामरागढ़ तालुका में भी मैं सब दोनों तालुका में पहुंचकर सभी समस्या हमारे पेशा कानून के तहत सभी ग्राम सभाओं को संबोधित किया, गठित भी किया और पत्ते भी बेचा, बीड़ी पत्ते और बम्बू भी बेचा। मैंने समझा कि गिट्टी मट्टी भी हमारी ही है। इन लोगों ने तो गिट्टी मट्टी खोदना चालू कर दिया, बांडे का, लोहा प्रकल्प का। इसलिए हम लोगों ने गया साल जून में इनका चोरी छुपे दोहन करने का ट्रकों को हमने अटकाया और मोर्चे आंदोलन करना चालू कर दिया, चिल्लाना चालू कर दिया। सब हमारे आदिवासी लोग, वहाँ के रहवासी लोगों ने उसका विरोध किया तो उन्होंने रुक लिया। अभी फिर से उन्होंने रोड चालू कर दिया। दुनिया भर के बोल्डर लाया, गिट्टी लाया, डोजर, वो क्या बोलते हो, मशीनरी लाके उन्होंने अभी खोद काम, रोड का काम चालू कर दिया है। इसलिए हमारे इलाके में, सुरजागढ़ इलाका में 2-3 पुलिस स्टेशन बनाया है और वहाँ पे CRP कैंप बनाया है। हमारे आदिवासी लोग मूल खंड के लिए जाने वाला, चारा चारोड़ी के जाने वाला और जंगल में जाए बिना उनका तो दिन पलता नहीं। ऐसे हालत में सवेरे दिखने से भी बंदूक वाले, शाम को दिखने से बंदूक वाले, जंगल में गए तो बंदूक वाले। इतना फोर्स बढ़ गया कि जानवर भी नहीं रहेगा वहाँ पर, जंगल तो क्या, इतना बड़ा परिस्थिति हो गई है। वहाँ का निर्वाचन क्षेत्र का एक मंत्री बना है ये मोदी सरकार के साथ में। उन्होंने तो कभी आके संबोधित किया नहीं, कोई गरीब आदमी को, कोई आदिवासी को कभी तो आंसू पूछा नहीं, ठीक से बात किया नहीं। जब राज था उस वक्त तो हजारों एकड़ जमीन तो कमाया अंग्रेज के जमाने में, मगर अभी भी मोदी सरकार के जमाने में भी बहुत सारा कमाने का कोशिश चालू है। हमारे आदिवासी के ऊपर कोई ख्याल नहीं। हमारे आदिवासी को विकास का नाम बताता है,
शिक्षण का नाम बताता है। आश्रम स्कूल के हालत देखो जाके, खिड़की नहीं, दरवाजा नहीं, आतरू नहीं, पांगरू नहीं, पाटी नहीं, पुस्तक नहीं। वो कोटी का आश्रम स्कूल में बच्चों को आंख धोने के लिए बकेट नहीं, ऐसे फटे वाले पेटिया में आंख धोते थे। और हगने के लिए लोटा नहीं तो वो जंगल के पत्ते से। शर्मदायक बात है, इतना परिस्थिति है। आदिवासी आदमी, आदिवासी मंत्री, आदिवासी के ऊपर इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो हमको कौन साथ देंगे? साथियों, कोई साथ देने वाला नहीं है। राजनीति वालों का कोई भरोसा करने का नहीं। आप अपने जगह पे सक्षम हो जाओ, ग्राम सभा को मजबूत कर लो। और मैं अनुरोध करता हूँ, मैं राज्य पूरा राष्ट्र लेवल में हमारे यहाँ के मंच को मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे सुरजागढ़ इलाका में पूरा भयभीत कर दिया है कानून और पुलिस का धरारा। इसलिए सभी संयुक्त राष्ट्र का एक बार सुरजागढ़ में संयुक्त सभा होना चाहिए। ये विस्थापन विरोधी एक वहाँ पे बहुत बड़ा जनसभा होना चाहिए, जो कि हमारा हिम्मत बढ़ेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा साथ बनेंगे। इसलिए मैं सबको अनुरोध करता हूँ कि मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। और मेरे इलाके में बहुत सारा पुलिस लोगों ने बलात्कार भी किया है, मारपीट भी किया है, विनय भंग भी किया है, उसका न्याय मिला नहीं है। अभी यहाँ पे हमारे साथी संतोष आत्राम भी है। वो हमारा घटापल्ली का एक लड़के को मोटरसाइकिल से जाते समय 7 बजे ही उसको रुकाया, रुकने के बाद नाम पूछा, गांव पूछा, फिर बंदूक से मारा। ये देखो यहाँ से बंदूक के गोली लगी थे, उसके लिए आप उपोषण बैठे, उसके लिए आंदोलन किए, एसपी के पास गए, उसको न्याय ही नहीं मिला। सब पूरे दबा के, सबको डरा के ये सब काम हो रहा है। इसलिए मैं आज के हम मेरे सभी साथियों को और आज मंच को मैं विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि ये विस्थापन विरोधी जो जनसभा है हमारे सुरजागढ़ इलाका में, एक बार आज का सभा में तय करना चाहिए। और अगले आने वाले महीने में हमारे सुरजागढ़ इलाका में दमकोंडा वाई है। दमकोंडा वाई का भी लोहा 1 नंबर का है, यहाँ का भी सुरजागढ़ का 1 नंबर का लोहा है। इसलिए किसी को मानते नहीं, किसी को सुनते नहीं। पुलिस वाले तो किसी को आंखों से देखते नहीं। अगर इधर जाओ उधर जाओ, मुझे भयभीत हो गए। पहले अशिक्षित लोग, जंगल में रहने वाले, दुर्गम भाग वाले, वो ड्रेस को देखे तो डर जाते। अभी तो खाना मुश्किल हो गया, जंगल में गए बिना उसको कंदमूल भी मिलता नहीं, जाड़ी जब्बा भी मिलता नहीं, तो कैसे जिएगा? इसके लिए सभी युवाओं का साथ होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, एकता होना चाहिए। इतना बोलकर मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय जोहार, जय सेवा। जय सेवा, जय जोहार, लाल सलाम। मैं सैनू गोटा जी जहाँ से आए, जिस क्षेत्र से, उसी क्षेत्र से मैं भी काम करता हूँ। उनका तहसील अलग है। गढ़चिरौली जिले में एटापल्ली तहसील में वो काम करते हैं, जहाँ सुरजागढ़ और ये सब माइनिंग अभी हो रहा है। उसके आगे अबूझमाड़ को लगा हुआ जो क्षेत्र है, इंद्रावती नेशनल पार्क को लगा हुआ देश का सेंट्रल भाग जो है भामरागढ़ तहसील से ही मैं आया हूँ। आप सभी को पता है कि देश में 75 प्रिमिटिव ट्राइब्स है, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, अतिमागस आदिवासी जनजाति। बी.डी. शर्मा ने इसके बारे में लिखा है शायद। और मैं खुद प्रिमिटिव ट्राइब से हूँ। महाराष्ट्र में 3 प्रिमिटिव ट्राइब्स है, माड़िया, कोलामा और कातकारी। और ये गोटा जी जहाँ से आए हैं वो भी प्रिमिटिव ट्राइब्स है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जहाँ माइनिंग अभी हो रहे हैं वो क्षेत्र प्रिमिटिव ट्राइब्स के क्षेत्र में हो रहे हैं। और आप सभी को पता है कि प्रिमिटिव ट्राइबल्स का पूरा जनजीवन एक अलग तरह का है, इसलिए उनको पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा गया है। उनका संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, खान पान अलग है, सभी अलग है। और उनको अगर आपको जिंदा रखना है, आप अंडमान निकोबार में जाएंगे, द ग्रेट अंडमानीज होंगे, ये कुछ 17-18 लोग बच गए हैं। इसके लिए बहुत सारा प्रयास हो रहे हैं। वैसा ही अब बी.डी. शर्मा का अगर 5th शेड्यूल्ड और बाकी किताबें पढ़ेंगे तो प्रिमिटिव ट्राइब्स का लोक संख्या, पॉपुलेशन बाकी जनजातियों के मुकाबले बढ़ नहीं रही है, स्टेगनेंट है, उतना ही है, या फिर जो दर है वो कम है। उनका मृत्यु दर ज्यादा है।
बहुत सारे कारण हैं और उसके मुख्य कारण ये माइनिंग और ये सरकारी परियोजनाएं जो है ये सभी उसके मुख्य कारण हैं। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ अभी फिलहाल माइनिंग का काम शुरू हो गया है। पिछले 2005 से ही ये सब माइनिंग सुरजागढ़ का जो जगह है वो जो गोटा जी ने जो बताया तो वहाँ माइनिंग का काम शुरू हो गया था। तो हम लोग अप्रैल 20 तारीख को बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पे आए हैं, सभी लोग मिलकर सुरजागढ़ बचाओ संघर्ष समिति के नाम से इस बैनर के नीचे एक मोर्चा निकाले थे। निकलने के बाद मतलब पहले भी पुलिस जिस दिन हम अलग अलग तहसील के लोग आए थे वहां पे आ रहे थे मोर्चा के लिए, तो मैं जिस भामरागढ़ तहसील से मेरे क्षेत्र के जो साथी आने वाले थे उनको एक गट्टा कोठी ये जो पुलिस स्टेशन से वहां पे पुलिस स्टेशन में रोक दिया गया, अब जाना नहीं है मोर्चा में। तो जानबूझकर बहुत सारे परेशानी कर रहे हैं। आप अगर भामरागढ़ के बारे में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे जितने भी साथी इस क्षेत्र में काम करते हैं, पैसा कानून हो, फॉरेस्ट राइट एक्ट है या माइनिंग के विरोध में खड़े होकर काम कर रहे हैं, उनको सबके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत 110 मतलब 110 सेक्शन 110 कलम लगा रहे हैं। मतलब मैं अगर कुछ काम करते जा रहा हूं जो बेकायदेशीर है, गुन्हेगारी का काम है, ऐसा अगर पुलिस के वो खुद लिखते हैं। और जितने भी साथी आए हैं, आप अगर आरटीआई निकालेंगे भामरागढ़ में जाके किसके नाम पे 110 कलम लगाया है, तो जो भी लोग काम कर रहे हैं, मतलब ये सब माइनिंग के विरोध में काम कर रहे हैं और पैसा कानून को इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रहे हैं, तेंदुपत्ता का लोगों को समझा रहे हैं गांव में जाके। बहुत सारे साथी आए हैं यहाँ पे, उनको पता भी नहीं है कि मेरे ऊपर 110 कलम लगाया है। मैं खुद एक जारावंडी करके गांव है एटापल्ली तहसील में, वहां पे एक बार गया था, ऐसे ही ग्राम सभा था, तो दोड़ंदा गांव में लोगों ने मुझे बुलाया और मैं गया। जाने के बाद पुलिस को पता चला, जारावंडी पुलिस को, कि मैं वकील हूं, तो कोई वकील आया है भामरागढ़ से, वहां पे मीटिंग ले रहा है। पुलिस को पता चला और जिस घर में मैं रुका था उस घर को पूरा घेर लिया उन लोगों ने। घेर कर मेरे साथ एक कैमरा था, कुछ कपड़े थे, कुछ किताबें थे, वो एक एक करके पूरा फेंक दे रहे थे ऐसा करके। तो मैं उनको बताया मैं खुद वकील हूं, मैं आपका सहायता करूंगा, मदद करूंगा, आप अगर जो भी पूछेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, या फिर मुझे गुन्हेगारी मतलब मेरे ऊपर सेक्शंस लगा के आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं, मैं आपका कोर्ट में जवाब दूंगा। मतलब आप लोगों को ये बोल रहे थे वो ये नक्सलवादी है, इसको खाना क्यों दिया आपने, इसको क्यों बुला रहे हैं, मतलब अपमानित कर रहे हैं गोटोल के सामने या फिर लोगों के सामने। ऐसे बहुत बार हो रहे हैं, मतलब ऐसा करके मतलब लोगों के सामने चिल्ला के वो बोल रहे हैं। तो बहुत ऐसा करके फिर उन्होंने मुझे पैदल 10 किलोमीटर ले गए। और मैं जो भी लोग फेसबुक में जुड़े हैं, महेश कोपुलवार जी को जानते हैं, मतलब उनको मालूम होगा कि मैं ये लिखा हूँ इस घटने के बारे में फेसबुक में, मेरे फेसबुक में, कि ऐसा करके 10 किलोमीटर मुझे ले गए हैं, शाम तक बिठाए हैं। फिर वो दोड़ंदा गांव के कुछ महिलाएं हैं, उन लोग पुलिस स्टेशन में मोर्चा लाए और फिर वहां का जो पीएसआई जिसने मुझे अरेस्ट भी नहीं किया, मतलब रख दिया। तो फिर महिलाएं आए और जबरदस्ती से अंदर घुस गए और फिर हमारे कार्यकर्ता है, हमारे साथी है, हमको न पूछे हुए आप लोगों ने यहाँ पे लाया है, कहांगे यहाँ के साफ करके उन लोगों ने मतलब लड़ाई जैसे ही घुस गए तो वो पीएसआई कहीं अंदर में जाके मतलब चुप गया और वहां का जो उसका दूसरा एक कर्मचारी है उसको बोल दिया वो उसको वकील को छोड़ दो, अभी वो महिलाओं को बोल दो कि मैं नहीं मिलने वाला हूँ। ऐसा करके फिर वो 7-8 बजे रात को छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारे हो रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी साथी है, अगर बहुत सारे साथी आए भी नहीं है, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 110 कलम बहुत सारे लोगों के ऊपर लगाए हुए हैं। अभी एक मर्डर हुआ है आरेवाड़ा क्षेत्र में, भामरागढ़ तहसील में एक पुलिस की हत्या नक्सल ने की है। तो बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है उन्होंने, गांव में पकड़ के अरेस्ट किया है।
अरेस्ट कर रहे हैं और भी। तो अभी 4-5 लोग 6 लोगों को उन्होंने 6 लोगों के ऊपर से कलम लगाए हैं, अरेस्ट किए, जेल में है कुछ लोगों को। तो एक ऐसा ही भी एक घटना हुई है हमारे यहाँ पे कि पुलिस लोग नोटिस लिख रहे हैं कि जाहिर नोटिस पुलिस विभाग की ओर से आपका योजनाओं के तहत एक योजना के तहत महाराष्ट्र शासन का योजना के तहत आपका नियुक्ति की गई है। आप योजना का लाभ लेने के लिए पुलिस स्टेशन भामरागढ़ में आए। अगर आप पुलिस स्टेशन भामरागढ़ में ये तारीख को नहीं आए तो आपके ऊपर आप शासन का विरोध करते हैं, आप शासन का विरोध करते हैं और शासन विरोधी कुछ काम करते हैं, आप योजना का लाभ नहीं लेते हैं, इसके लिए पुलिस विभाग आपके ऊपर कार्यवाही करेगी। इस तरह का उन्होंने मराठी में एक बड़ा पत्र लिखा है। तो पुलिस विभाग ही सब लोग कर रहे हैं, मतलब बर्तन भी दे रहे हैं, गंज भी दे रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं पुलिस लोग? मतलब ये पुलिस अलग अलग विभाग भी है ना, आदिवासी विकास विभाग है, शिक्षा विभाग है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, बहुत सारे विभाग है। सब विभाग के ओर से पुलिस विभाग ही सब लोगों को नोटिस भेजना, और अगर नहीं गए कुछ लेने के लिए, अगर नहीं गया कंबल लेने के लिए नहीं गए तो उनके ऊपर केसेस लगाने का काम भामरागढ़ पुलिस स्टेशन और बाकी सभी जगह पे, मतलब छत्तीसगढ़ में तो ये बहुत सारा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे साथी है। इंद्रावती नेशनल पार्क के कुटरू ब्लॉक के, बैरमगढ़ ब्लॉक के, कुटरू तो ब्लॉक नहीं है, बैरमगढ़, उसूर, भोपालपट्टनम, इसके सभी गाँव में मैं घूमते रहता हूँ मोटरसाइकिल से। सभी गांव के लोग जानते हैं मेरी माँ वहाँ की है, तो वहाँ तो बहुत ही दयनीय परिस्थिति है। वहाँ कर जाके मैं किसी गांव में रुकता हूँ, मैं वहाँ जाके मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट या फिर कुछ काम के लिए आया हूँ ऐसा करके नहीं बोलता हूँ। तो वहाँ जाके मैं एक रिश्तेदारी के नाम से वहाँ जाता हूँ, तो सब चीजें वो मुझे लोग बताते हैं वहाँ पे। अगर मैं जाके कुछ काम करने, लिखा पढ़ाई करूँगा, अधिकार की बात करूँगा, वहाँ कुछ समय भी नहीं रह पाऊंगा। बेदरे जाइए, आप नदी के इंद्रावती नेशनल पार्क के उस पर आप नहीं जा सकते। मैं भामरागढ़ के ही इधर एटापल्ली के तरफ अगर आ गया तो पुलिस लोगों ने मुझे पूछा कि आप इधर आया, क्यों आया है? तो मैं पूछा कि मैं पढ़ाई पुणे में किया हूँ। पुणे में एक बड़ा कॉलेज है, फर्गुसन नाम का कॉलेज है, फर्गुसन कॉलेज, वहाँ पे पढ़ाई किया हूँ। ILS लॉ कॉलेज है, देश का बड़ा इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज है, वहाँ पे पढ़ाई किया। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, एटापल्ली में तो सभी लोग जानते हैं। तो मैं यहाँ पे आते रहता, घूमते रहता हूँ, और हम एक ही जनजाति के लोग हैं, इसके विषय में एक ही विषय में काम करते हैं। तो लोग पुलिस लोग बहुत तकलीफ पे डालकर वहाँ पे ये सब कर रहे हैं। आखिरी में मैं यही बात कहूँगा कि हम लोग जल जंगल जमीन के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि इसके साथ में आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, इसको भी जोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर मैं अगर मुझे इस मंच में माड़िया गोंडी में बोलने के लिए बताएंगे तो मैं इस विषय के बारे में अच्छा से बात करूंगा, क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी भी नहीं है, मराठी भी नहीं है, मेरी मातृभाषा माड़िया है। मेरे घर में किसी को मराठी बोलना नहीं आता है। मैं पूरा मेरा एजुकेशन एक फॉरेन लैंग्वेज में किया हूँ, जो मेरे लिए फॉरेन लैंग्वेज है मराठी भी। भाषा, संस्कृति, ये सब चीजों को अगर आप जल जंगल जमीन के साथ भी जोड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ मेरे भाषा में, मेरे संस्कृति के मुताबिक कोई भी नहीं। मैं गणपति का ग पढ़ रहा हूँ, जो मेरी देवता ही नहीं है, कभी भी नहीं है, नहीं भी रहेगा, उससे मेरा कोई भी ताल्लुक ही नहीं है। आगगाडीचा अ पढ़ा रहे, मैं कभी आगगाडी देखा ही नहीं, मेरे जिले में आगगाडी ही नहीं है। तो जो पूरा विषय है, तो वो हम लोग जल जंगल जमीन जो विजुअली है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, उसके ऊपर ही ये सब कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो देख नहीं सकते, कल्चर जैसी चीज है, गुटुल है, पंडुम है, जो आज भी जिंदा है, इस चीज को भी इस लड़ाई में जोड़ना चाहिए, भाषा को जोड़ना चाहिए। आपको पता है जहां पे हम लोग है सेंट्रल इंडिया में गोंडवाना लैंड है, ये बहुत सारे बाकी की जनजातियों में है, लेकिन गोंडवाना लैंड है। यहाँ पे जब भाषावर प्रांत रचना हुई तो यहाँ पे गोंडवाना राज्य होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आदिवासियों को तोड़ने के लिए महाराष्ट्र में
आदिवासियों को, कुछ लोगों को मध्य प्रदेश में जोड़ दिया है, कुछ लोगों को महाराष्ट्र में जोड़ दिया, कुछ लोगों को तेलंगाना में जोड़ दिया, कुछ लोगों को आंध्र प्रदेश में कुछ लोगों को उड़ीसा में जोड़ दिया। तो आदिवासी एक राज्य में, उनकी भाषा भी अलग है। कुछ लोग जो मुरिया जनजाति के लोगों की जो भाषा है वो हिंदी बोल रहे हैं, मैं मराठी बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं। हम लड़ाई की जब बात करते हैं तो हम एक जगह पे नहीं आते हैं। तो हमारा ये सब तोड़ फोड़ हो रहा है, जल जंगल जमीन भी अभी वैसा ही हो रहा है। तो हम जो ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कर रहे हैं काम में, तो इसको भी हम लोग जल जंगल जमीन, जानवर, जैव विविधता, भाषा, संस्कृति इसकर जोड़कर देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं यही बात, मेरी बात यही पे खत्म करता हूँ। मुझे यहाँ पे बात करने के लिए मौका दिया गया। धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहर, लाल सलाम। जाए, मुझे लगता है गडचिरोली से जो दो बहुत जरूरी बातें आई, जो अभी जो आखिरी वक्ता ने जो ये बात रखी कि एक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद भी जो स्थापित हो रहा है, और अभी के माहौल में जो एक ब्राह्मणवादी सोच से एक जो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद हो रहा है, जो अल्पसंख्यकों, आदिवासी, दलितों सबके ऊपर एक घातक हमला है, चाहे वो गौ माता के नाम पे हो, चाहे वो एक फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पे हो, या फिर वो महिलाओं के संरक्षण या अपनी इज्जत बचाने के नाम पे हो। जो जिस तरह की बातें यहाँ पर चल रही है, मुझे लगता है उसके खिलाफ भी हम सबको, चाहे वो विस्थापन का आंदोलन हो, और अगर हम एक नए समतामूलक समाज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में हम लोगों को एक अपनी रणनीति, उस सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को हम टक्कर कैसे देंगे, हम अपनी नई संस्कृति कैसे बनाएंगे, और उसमें हम अपना एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारा आगे कैसे चलेगा, उसके बारे में मुझे लगता है हम सबको सोचने की बहुत जरूरत है। और खास करके ये आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में जिस तरह से हिंदूवादी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह से धर्म को अंदर लाकर आदिवासियों में बंटवारा किया जा रहा है, कौन क्रिश्चियन आदिवासी है, कौन हिंदू उरांव है, कौन क्रिश्चियन उरांव है, किस समाज से कौन कहाँ जाता है, ये इस तरह की मुझे लगता है जो भेद किए जा रहे हैं, वो विस्थापन के खिलाफ की लड़ाई को तोड़ने के लिए भी उसका बहुत बड़ा उसका योगदान है उसमें। तो इसके बारे में हमको सोचने की जरूरत है। और जब जब विस्थापन की लड़ाई में दलितों का मुद्दा उठता है या आदिवासियों का मुद्दा उठता है या जमीन के पुनर्डिस्ट्रीब्यूशन की बात उठती है, तो वो विस्थापन की लड़ाई में कई बार उसको माना जाता है कि ये विस्थापन की लड़ाई को कमजोर कर रहा है क्योंकि ये लोगों को बांट रहा है। पर मुझे लगता है कि इस सवाल को बिना उठाए दलितों, आदिवासी, जिन लोगों के पास जमीनें नहीं हैं, उनका क्या हक है गांव में, उनकी गांव की व्यवस्था में किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, उस गांव की व्यवस्था को कैसे बदलना है, क्योंकि गांव की संस्कृति या जिस प्राचीन समाज की हम बात कर रहे हैं वो सारी संस्कृति भी समतामूलक नहीं थी। तो उसके बदलाव की बात भी हमको इस विस्थापन के आंदोलन में करने की जरूरत है। मुझे लगता है अलग अलग वक्ताओं ने इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात रखी है, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो बाकी दोनों वक्ता हैं, वो जो शहरी विस्थापन है और शहर में भी जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, वो किस समाज से और कैसे और कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं शहरों में रहने, और अब शहरों में उनकी स्थिति कैसी है, चाहे वो पारधी जनजाति या ऐसी जनजातियों से हो जिन जनजातियों को पहले से ब्रिटिश सरकार ने और फिर अपनी सरकार ने भी क्रिमिनल ट्राइब्स बोलकर रखा हो, उनके ऊपर पुलिस दमन कैसे होता है, वो किन बस्तियों में रह रहे हैं और अब उनकी बस्तियों को कैसे तोड़ा जा रहा है, या फिर आदिवासी छत्तीसगढ़ से हो, उड़ीसा से हो, जो मध्य प्रदेश में और बाकी प्रदेशों की सिटीज में, मैं भोपाल का उदाहरण दे रही हूँ क्योंकि हमारे साथ एक भोपाल के साथी हैं जो वहाँ आके रह रहे हैं, और उनके ऊपर किस तरह का दमन है, उनको किस तरह से जाति प्रमाण पत्र न मिलने पर और अलग अलग चीजों की वजह से कैसे उनको आगे बढ़ने के उनके मौके छीने जा रहे हैं, और अभी जो शहरी विस्थापन स्मार्ट सिटी के नाम पे हो रहा है वो उनको कैसे प्रभावित करता है, उसके बारे में हम अपने दोनों वक्ता रखेंगे। तो पहले मैं पल्लव को भोपाल की स्थिति के बारे में बोलने के लिए बुलाऊंगी, साथ में दर्री और तस्वीर है, अगर कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। उसके बाद माधुरी बहन एक विस्तृत रूप में मध्य प्रदेश में बाकी
जो इंदौर में, जबलपुर में और जगह भी जहां पर स्मार्ट सिटी का अभी बातचीत हो रही है, उसमें किस तरह से काम चल रहा है, आंदोलन भी चल रहा है और आंदोलन को आगे बढ़ाने की क्या संभावना है, उसके बारे में बात रखेंगे। तो सभी आए हुए साथियों, संगठनों को जिंदाबाद। मेरा नाम पल्लव है, मेरे साथ दो साथी हमारे और हैं, तस्वीर और लक्ष्मी। हम लोग भोपाल शहरी दलित आदिवासी मंच से हैं और मतलब विकास, ये इस किस्म का विकास भोपाल भी इससे अछूता नहीं है और बहुत अलग अलग स्वरूप अभी भोपाल में देखने को मिल रहे हैं इस विकास के। एक बस्ती, मतलब कई बस्तियां हैं, कभी उनको JNNURM के नाम पे उठाया जाता है, कभी उनको IT हब बनाने के लिए उठाया जाता है। अभी एक हालिया बस्ती कुछ साल पहले उठा के शहर से 30 किलोमीटर बाहर, 35 किलोमीटर बाहर बसाई। तो उस बस्ती का आलम अब यह है कि जब उनको काम करने आना होता है तो उनके पास उनको किराया अपने जेब में डाल के आना होता है, 20-30 रुपया, और जिस दिन काम मिल गया उस दिन ठीक है, और नहीं मिला तो वो पैसा तो गया ही है। ये एक स्थिति है। एक स्थिति यह है कि JNNURM पर जो बस्तियां उठाई हैं उनको मल्टीज बना के दिए हैं, छोटे छोटे डब्बे, एक के ऊपर एक, 10 की संख्या में, 12 की संख्या में, 15 की संख्या में। सब्जी बेचने वाले, पशुपालक, ये सब कहाँ जाएंगे, क्या होगा इनका, कोई तार्किक सोच नहीं है इस विकास की। अभी हमें समझ में आया काम करते हुए कि कैसे हम इसको आगे लेके जाएं इस लड़ाई को। तो साथी तस्वीर है, लक्ष्मी है और बस्ती के लोग हैं हमारे भोपाल में। तो एक सांस्कृतिक टीम हम बना के लगातार बस्तियों में जा रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि हमारे साथ आए, लड़ें, यहाँ हम आए। बड़ी मजबूती हमें दिख रही है। ऐसे मौके हमें और ढूंढने होंगे कि इस लड़ाई को कैसे हम आगे और मजबूती के साथ इकट्ठा लड़ पाएं। उतने मैं कहना चाह रहा हूं। तस्वीर, तुम आप या लक्ष्मी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो हाँ, तस्वीर जो है वो पारधी समुदाय के आसपास के बात करते हैं। मेरा नाम तस्वीर है और मैं पारदी बस्ती में रहता हूँ। तो मेरी राजीव नगर बस्ती है, तो राजीव नगर में भी विस्थापन हुआ है। वहाँ पर दलित भी रहते थे और आदिवासी भी लोग रहते थे। उनमें से आधी बस्ती को उठाकर नाले के उस पर फेंका गया, जहाँ पर साधन नहीं है। वो थोड़ा दूर फेंका गया है तो उनको आने जाने में दिक्कत होती है। फिर थोड़ा बाजार दूर पड़ता है उनको, तो बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है उनको आने जाने, काम धंधा नहीं लग पा रहा उनको। फिर एक और बस्ती है संजय नगर करके, उनको जो बहुत पहले उठा के लगभग 30-40 किलोमीटर दूरी पे फेंका गया और वहाँ पर अभी दैनिक भास्कर समूह के एक बड़ा मॉल बना गया है, DV मॉल। तो ऐसे में फिर वो लोग बड़ी मुश्किल से काम धंधे के लिए आते, फिर जिस दिन काम मिला तो ठीक है, नहीं तो वापस चले जाते। और वहाँ पर पानी की समस्या बहुत, हमने जाके देखा था, वहाँ पर पानी की समस्या नहीं है। वो टैंकर खरीदते, 5 रुपए कुप्पा ऐसा कुछ पानी खरीदते, तो बहुत बड़ी बस्ती तादाद में वो चली गई है। तो उनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो लोग बताते हमको ये ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ये सब बताते। तो अभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम मिलकर इस लड़ाई में भोपाल की तरफ से हम लोग हैं, भोपाल शामिल है। आप मौके हम मिलके बनाएंगे इसको आगे बढ़ने के। जिंदाबाद। मैं माधुरी जागृत आदिवासी दलित संगठन से हूँ। मध्य प्रदेश के विस्थापन और मेक इन इंडिया और कॉर्पोरेटीकरण के बारे में बहुत सारे पहलू हैं। स्मार्ट सिटी के साथ शुरू करते हैं क्योंकि अब स्मार्ट सिटी की जिक्र छिड़ गई है। इंदौर मध्य प्रदेश का जो व्यावसायिक राजधानी है इंदौर, वहाँ स्मार्ट सिटी के नाम से 650 हेक्टेयर, शहर के 650 हेक्टेयर, आप समझ सकते हैं कि बचता क्या है किसी भी शहर का।
उसमें तोड़फोड़, रेट्रोफिटिंग और रीडेवलपमेंट, जो दो शब्द जिसका सभ्य शब्द जो है तोड़फोड़ और विस्थापन के लिए। 100 साल पुराने घर, ऐसे गलियां हैं, पुराने मोहल्ले जो हैं, राजा के जमाने के घर हैं, उनको तोड़े गए हैं। एक दिन नोटिस आया, तीसरा दिन बुलडोजर। जिन लोगों के पास नगर निगम के पूरे कागज हैं वो तोड़े गए। नहीं साहब, मास्टर प्लान में तो हमने तय कर लिया है कि यहां तो इतने 100 फीट की सड़क रहेगी और आपको यहां से हटना है। कोई कानून नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई मुआवजा नहीं, डायरेक्ट बुलडोजर आता है और पूरे सड़क के सड़क को साफ करके जा रहा है। ये शुरू हुआ एक दलित बस्ती जो कबाड़ी का काम करते हैं, पन्नी बीनने का काम करते हैं, जो शहर के बीच में थे, पूरा दलित बस्ती है। सबसे पहले उनको उजाड़ा। उनको जब उजाड़ा तो बाकी शहर तमाशा देखता रह गया। अरे ये तो है ही गंदे लोग, इनको तो जाना ही चाहिए, गंदगी फैल के रखा है सब, है ना। अब जो है ना दूसरे सबकी बारी आ रही है। जिस दलित बस्ती को उजाड़ा, जो कम से कम 50 साल पुरानी बस्ती है, उनके पास, सबके पास पट्टे थे, पट्टे वाली जगह थी। उनको तोड़ के उनको मल्टी शहर के 20 किलोमीटर दूर फेंका। यानी कि जो कबाड़ी का काम करने वाला है, जिसका काम शहर में है, उसको शहर में ही आना पड़ेगा। तो 20 किलोमीटर दूर से आना है और आने जाने में 100 रुपए वो कमाता है और 40 रुपए उसका आने जाने का खर्च है। इसी तरह उन्होंने पहले बोला कि ये शहर को स्मार्ट करना है तो सबसे पहले साफ करें। तो जितने भी ठेले वाले हैं, नगर निगम के बाउंसर और नगर निगम के अमला, ठेले को उठा के जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है, जो शहर का जो कबाड़ा जहां फेंका जाता है, जो शहर की जो मतलब कचरा का वो है, वहां फेंक के आए। इस हद तक गुंडागर्दी। अब इसमें सबने पहले आंदोलन, सबको लगा कि नहीं आंदोलन क्या करते, हम कोर्ट में जाएंगे। स्मार्ट सिटी के तोड़फोड़ में, जिसमें मध्यम वर्ग और गरीब बस्तियां दोनों टूट रही हैं, सबने अलग अलग वकीलों से और इंदौर बेंच के लगभग सभी जजेस के पास स्मार्ट सिटी के तोड़फोड़ के केस गए हैं और सभी बड़े सब वकीलों के सब केस खारिज हुए। सबके सब जजेस ने खारिज किया। वो कह रहा है साहब मेरा तो पट्टा है, साहब हम तो राजा के जमाने से रह रहे हैं, साहब हमने जो है ना स्त्री से पैसे जोड़ जोड़ के ये घर खड़ा किया है ना, और आपने अभी इसको तोड़ दिया। हम तो चाय नाश्ते वाले, हमने जो है ना नगर निगम में इतने पैसे वैसे दिया और सब दिया और हमने ये कागज बनाए। ये कागज गलत है। नहीं, कागज तो सही है, लेकिन अभी हमने तय कर लिया, हमारे इरादे बदल गए। अब हमने तय कर लिया कि आपको जाना है और हमारा मुआवजा, कोई मुआवजा नहीं। कुछ केस सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज होना शुरू हुआ है। तो न्याय व्यवस्था में जिनके पास पट्टे हैं, जिनके जो विधिवत कागज वाले, उनका भी कोई खैर नहीं, क्योंकि हमारे ये कॉर्पोरेट सरकारों ने तय कर लिया है कि भाई उड़ाओ सबको। बीजेपी के पार्षद तक घबरा गए और वो भी थोड़ा बहुत जो है ना करने लग गए, मुख्यमंत्री के पास दौड़े कि साहब हमारी तो कुर्सी चली जाएगी, आप कैसे कर रहे हो। उनको भी चुप कर दिया। मतलब ठेठ बीजेपी इलाके जो मतलब माने जाते हैं कि मिनी अयोध्या कहलाते थे, उनको भी नहीं बख्शा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इस आक्रमण और इस तूफानी दौर से चल रहे हैं कि वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। बड़ा कंपनी, आपके छोटे मोटे जो है आपके कार्यकर्ता भी बीजेपी के, आरएसएस के भी नहीं छूट रहे इस पूरे संदर्भ में, इस पूरे चीज में। और हाँ, जो ठेले वालों का जो केस है वो भी अटका हुआ है।
ठेले वाले भी केस का रास्ता देख रहे हैं, और उस केस का भी जैसे सुबह रामशरण जी ने बोला कि जज ने बोल दिया कि अरे हटा दो, क्या करना है ना। तो जो रांची की स्थिति है वैसे इंदौर की भी स्थिति है, और वैसे हर जगह की स्थिति है। इंदौर का ये आज सुबह सचिंद्र जी ने बोला था कि कंपनी बनती है, एसपीवी बनता है, यानी कि सरकार और निजी कंपनी का संयुक्त एक कंपनी जो स्मार्ट सिटी को चलाएगा। तो ये इंदौर में भी हो चुका है, जबलपुर में भी हो चुका है, शायद भोपाल में अभी अदर में है, बाकी विजयवाड़ा में हो चुका है, चंडीगढ़ में तो हो ही गया होगा। तो यानी कि खुलेआम सरकार एक कंपनी के साथ मिलके नागरिकों को उजाड़ के, खदेड़ के वहां पर कॉर्पोरेट और अमीर रईस ताकतों के कब्जा जमा रहा है। स्मार्ट सिटी योजना में कई उनका योजना, अगर आप दस्तावेज खोल के देखें किसी भी स्मार्ट सिटी का या स्मार्ट सिटी वो जो भी है स्कीम का ही, तो उसमें कई चीजें रखे हैं कि पानी का पेयजल पानी का व्यवस्था किया जाएगा, सैनिटेशन का व्यवस्था किया जाएगा, अस्पताल का किया जाएगा, स्कूल का किया जाएगा। लेकिन मेरे जानकारी में एक भी ऐसा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें इन सब चीजों पर कुछ भी सोचा गया है। स्मार्ट सिटी का मतलब तोड़ो, उजाड़ो, कब्जा करो। तो इसके बारे में ये जो ज्यादा आक्रामक पूंजी का लूट जो हो रहा है शहरों में, वैसे तो हमेशा से गरीबों के घर तोड़ते थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा तीव्र जो ये चल रहा है। और दुख की बात है कि अभी तक इंदौर और में इतना मूवमेंट खड़ा नहीं हो पाया है, लेकिन धीरे धीरे वो पकड़ रहा है, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि कोई इसमें बचने वाला नहीं है। दूसरा, पूर्वी मध्य प्रदेश में जो झारखंड और छत्तीसगढ़ से जो लगा हुआ इलाका है, जो विस्थापन का बड़ा पैमाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा, पूर्वी मध्य प्रदेश करते ही पूरे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक, जो एक पूरी पट्टी जो है उसमें मध्य प्रदेश का भी एक हिस्सा फंसा है। चुटका नाम का एक गांव है, आदिवासी गांव, मूलतः गोंड बैगा आदिवासियों का। चुटका के लोग पहले 30 साल पहले बरगी बांध, मतलब नर्मदा पे एक बांध बांधा गया, वहां से उजाड़े गए। वो उजाड़ के चुटका में आके रहने लग गए। अभी चुटका से उनको उजाड़ा जा रहा है एक परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए। तो ये डबल विस्थापन, पहले बांध से उजड़े, फिर यहां से उजड़े। और सबसे चुभने वाली बात यह है कि वो जो बांध जो बनाया गया था उसमें बताया गया था कि आपको इसलिए उजाड़ रहे हैं क्योंकि इन तमाम गांवों को हमको पानी पहुंचाना है, किसानों की सिंचाई होगी, ये विकास है। सिंचाई के लिए नहर तो बने नहीं, और अब वो बांध का पानी दिया जाएगा परमाणु ऊर्जा के कंपनी के लिए। तो बांध बांधा जा गया किसानों के नाम से, पानी जाएगा कंपनी में। इसी तरह से मान परियोजना है पश्चिम मध्य प्रदेश में, वो भी नर्मदा के सहायक नदियों में है। वहां पर 17 गांवों के लोग बड़े आंदोलन लड़े, बहुत तीखे आंदोलन लड़े, बहुत मार खाए, जेल गए, भूख हड़ताल किया, सब किया। वो उनको उजाड़ा गया ये कहते हुए कि ये 45 गांव को हमको पानी पिलाना है। 45 गांव तो रह गए, पूरा पानी जा रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी में। तो ये जो चीज है, आप हीराकुड के सबसे पहला जो आजाद हिंदुस्तान का तथाकथित बांध था, उसका भी हम सुनते रहते हैं कि हीराकुड का पानी, ओडिशा के साथ ही बताते रहते हैं कि पूरा जो है ना ये औद्योगिक क्षेत्र में जा रहा है। तो ये इतिहास बहुत लंबा इतिहास है, और ये और ज्यादा तीखा ये होता जा रहा है। नौकरियां मिलेंगी कहते हैं। जेपी का एक सीमेंट फैक्ट्री है रीवा में, कुछ साल पहले की बात है। वहां जब जमीनें लिए थे तो किसानों को बोला गया था कि आपके लड़के बच्चों को हम नौकरी देंगे। लड़के बच्चे बड़े हो गए, नौकरी मांगने गए, आंदोलन किया, ज्ञापन दिया, ये किया, वो किया। अंत में घेराव करने
फैक्ट्री गेट पर गए। जेपी कंपनी का मालिक सनी गौड़ उस दिन खुद मौजूद था और उसके मौजूदगी में इन युवाओं को जो कह रहे थे कि हमारी जमीन पर बनी है फैक्ट्री, आपने कहा था कि हमको नौकरी मिलेगी, हमारी नौकरी कहाँ है, उन पर गोली चलाई गई। एक युवक की मौत हुई, 100 लोग घायल हुए। जो लड़का मरा, जिसके खेत में फैक्ट्री बनी थी, जिसको यहां नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो रीवा यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश से सूरत गुजरात में आधा देश लांद कर वो सूरत में नौकरी करना चाहता था। तो ये जो एक ही उदाहरण है कि जो बोला जाता है कि आपको नौकरी मिलेगी, उसकी हकीकत हम मेक इन इंडिया से पहले के तमाम परियोजनाओं में हम देख चुके हैं। और अभी तो स्थिति तो और भी खराब होगी, और भी मशीनीकरण होगा, और भी जो है ये ऐसा होगा। हमारे मुख्यमंत्री विदेशों में जाते हैं और हर वहाँ अलग अलग कंपनियों के साथ वो बात करते हैं। और जो हमारे मध्य प्रदेश के अखबारों में छपता है वो ये है कि मुख्यमंत्री ने तमाम कंपनी के लोगों को ये कहा कि आप मध्य प्रदेश आइए, हमारे यहाँ सस्ती जमीन और सस्ता मजदूर मिलेगा। खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जो जमीन मेरी है ही नहीं, मैं उठा के तुमको दे दूंगा। और खुद ये कह रहे हैं कि हम श्रम कानूनों का कोई पालन नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, आप सस्ते में मजदूर से मजदूरी करवा लो। तो ये जब इनको इतनी शर्म भी नहीं आती कहने में कि हम आपको दे देंगे, जो जल जंगल जमीन उनका है ही नहीं, जो जल जंगल जमीन जो लोगों का है वो उठा के कह रहे हैं कि हम आपको दे देंगे, आप बस बताओ आपको कहां चाहिए। और दूसरा कि आप मत दो ना मजदूरी, मत दो ना कुछ, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारी पब्लिक आपके लिए बेगारी करने के लिए उपलब्ध हम करवा देंगे। तो जिसके चलते अभी श्रम कानूनों में बदलाव जो देश में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, हर जगह ये हो रहा है। और हमारा जंगल एरिया है बहुत सारा मध्य प्रदेश का। आदिवासी वन कानून के तहत कई लोगों ने आदिवासी या गैर आदिवासी जो जंगल में परंपरा से रह रहे थे, उन्होंने आवेदन दिया। 2.5 लाख आवेदन खारिज हुए पट्टे के, 2.5 लाख। और 10 लाख हेक्टेयर जंगल क्षेत्र कंपनियों को देने के लिए निर्धारित की गई है। इसके साथ साथ जो एक बहुत पुरानी बीमारी जो फॉरेस्ट के सब लोग जानते हैं, प्लांटेशन, हमारे खेत में प्लांटेशन, चाहे वो प्लांटेशन जिंदा रहे या नहीं, पर हमको अपने खेत से खदेड़ने के लिए वहां प्लांटेशन लगेगा। उसका और ज्यादा मतलब उग्र रूप एक कैंपा नाम के कानून में जो आया है, जो नया कानून है, हर ये वन क्षेत्र के सभी लोग इसके बारे में जानते भी हैं कि अभी 40,000 करोड़ रुपए और तय किए गए हैं और एक कानून पास किया गया है जिसमें ये वृक्षारोपण करेंगे। किसी भी कंपनी तो पहली जगह खा गई, उसके बाद जो कंपनी जो जगह खा गई उसकी क्षतिपूर्ति के लिए किसी और की जगह वृक्षारोपण खा जाएगा। तो एक हमारे सब भाई बहन के एक समूह गया कंपनी में और एक हमारे भाई बहन का समूह गया उस कंपनी के क्षतिपूर्ति के लिए जो वृक्षारोपण किया जाएगा। तो दोनों तरफ से मार। तो वृक्षारोपण जो होगा या नहीं होगा, लेकिन यहां भी कब्जा कर लिए और कुछ नए नाम से दूसरी जगह भी कब्जा कर लो, ये है। अभी कल परसों के अखबारों में छपा था, आप सब जानते हैं सैंक्चुरी है, नेशनल पार्क है, लोगों को वहां से उजाड़ देते हैं, बोलते हैं कि जंगली जानवरों को नुकसान होगा, जंगल को नुकसान होगा, जानवरों को नुकसान होगा। हम आदिवासी मतलब ऐसा कोई भी आदिवासी नहीं है इस पूरे देश में जिसने ये मार नहीं खाया है वन विभाग की तरफ से कि तुम लोग जंगल नुकसान करते हो, जंगल को
को बचाना है, इसलिए तुमको बाहर फेंकना है जानवरों के लिए, जंगल बचाने के लिए। लेकिन यही सरकार जो वन अधिकार कानून के तहत कह देती है कि किसी को हम 4 हेक्टेयर से ज्यादा पट्टा नहीं देंगे, जो गांव वाले के अधिकार में कितने सारे किंतु परंतु जोड़ दिए कि आप ये कर सकते हो लेकिन ये नहीं कर सकते हो, लेकिन ये पर फलाना ये कागज लाओ, फलाना कागज लाओ। वही सरकार पर ये सेंचुरी के, ये मध्य प्रदेश की नहीं देश की बात है ना, ये आंकड़े हैं। सेंचुरी के 10 किलोमीटर के अंदर पिछले 2 साल में 301 परियोजना स्वीकृत कर चुकी है। सेंचुरी से लगा, गांव वाले को तो खदेड़ देते हैं, लेकिन 301 परियोजना सिर्फ ये मोदी सरकार के आने के बाद। और उसके पहले जो यूपीए सरकार थी, उसके मतलब जो सेकंड जो था आखिरी जो 5 साल में, उसने 266 परियोजनाएं स्वीकृत की सेंचुरी से। तो पहले तो ये था कि भाई सेंचुरी के पास परियोजना नहीं होगा, फिर उन्होंने बोला कि नहीं परियोजना तो हो सकता है लेकिन कंपनी 2% अपना वो दे दे, वो जमा करें वन्य प्राणी के हित के लिए, 2% अपना खर्च यहां पर जमा करें। अब उन्होंने बोल दिया कि 2% भी क्यों दे, वो बेचारा कंपनी, उसको करने दो ना काम, 2% भी उसके लिए बहुत महंगा पड़ता है। तो कुल मिला के लोगों को हटाना, कंपनियों को भरवाना, लोगों को हटाना, रईसों को भराना, यही मेक इन इंडिया का अब हमारा अनुभव रहा है। एक आखिरी बात, हम चाहते हैं कि भाई होना चाहिए मेक फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, जो भी आप कहो, लेकिन होना चाहिए इसका मतलब क्या है कि स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे, राशन होगा, इत्यादि इत्यादि। अब मध्य प्रदेश में यह स्थिति है जो शायद आपके सबके लगभग ऐसे ही होंगे। 1 लाख टीचर्स की वैकेंसी है, स्कूली टीचर्स के 1 लाख, और लगभग 40% ऐसे टीचर हैं जो 3,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं। 3,000 रुपए मतलब वो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है, तो वो क्या पढ़ा रहे होगे। 4,000 डॉक्टर्स की वैकेंसी है। तो स्वास्थ्य सेवाएं की निजीकरण, शिक्षा का निजीकरण, परिवहन का निजीकरण, बिजली का निजीकरण, बिजली बिल ऐसे आ रहे हैं, सूखा क्षेत्र में बिजली बिल आ रहे हैं धड़ल्ले से, और किसानों को बिजली नहीं मिलता है, लेकिन कंपनियों को तो 16, 17, 24 घंटे बिजली तो निश्चित ही मिलता है। जहां सूखा, बुंदेलखंड नाम का जो सूखा, लगातार सूखाग्रस्त होने वाला इलाका है, वहीं सबसे ज्यादा कंपनियां आ रही हैं, और वही सबसे ज्यादा बुंदेलखंड के पूरा पानी, जो भी पानी पड़ता है वहां पर, एक तो प्राकृतिक मार है, लेकिन प्राकृतिक मार के ऊपर जो भी पानी मिलता है बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, वो पूरे पानी कंपनियां खा जाती हैं। कुछ दिन पहले हमारे एक साथी संगठन के क्षेत्र में, एक गांव में वन विभाग आया और लोगों ने जो पेड़ लगाए थे वो पेड़ काट दिए। वन विभाग ने पेड़ काटा, घर तोड़ दिए, लोगों के अनाज में और उनके चारे में कीटनाशक डाला कि तुम इधर से हटो, तुम लोग हटते नहीं हो, संगठन करके तुम लड़ते हो यहां, तो उनको हटाने के लिए कीटनाशक अनाज और चारे में डाला। अब वही सरकार 10 लाख हेक्टेयर जंगल की जमीन कंपनियों को देने के लिए, परियोजनाओं को देने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश की यह स्थिति है कि दलित आदिवासी सब पलायन कर रहे हैं, अपने गांव छोड़ के या महाराष्ट्र में आ रहे हैं, या तेलंगाना जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं। जिन गांवों ने आज तक बिजली नहीं देखा, जिसमें दिन में 1 बार बस आती है, उन गांव से ठेकेदार लोगों को उठा उठा के ऐसे ऐसे ईंट भट्टे और फैक्ट्रियों में ले जा रहे हैं, जहां से कई बार उनको जान छुड़वा के भग के आना पड़ता है, और कई बार वो बच के वापिस नहीं आ पाते हैं। एक ही चीज और मैं कहना चाहूंगी, ये
स्वास्थ्य, शिक्षा और इनके निजीकरण के संबंध में। जब हमारे पास स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोई सेवाएं नहीं है जो सरकार का काम है उपलब्ध करवाना, जो सार्वजनिक सेवाएं। लेकिन जब हम ये मांगने जाते हैं, हम आंदोलन करते हैं, मांगने जाते हैं, तो सरकार क्या कहती है कि पैसे नहीं है। राज्य सरकार भी कहती है, केंद्र सरकार भी कहती है। वही सरकारें कंपनियों को 6 लाख करोड़ रुपए टैक्स माफी देती है। 6 लाख करोड़ रुपए, उसमें आपके विकास के, जन विकास के जो लोग चाहते हैं, हर चीज डबल हो सकता है। 6 लाख करोड़ रुपए माफी देती है। और जो कंपनी बैंकों का जो कर्जा जो खा गए, जो वापस नहीं कर रहे, कर्जा ले लिया वापस नहीं किया, वो भी अभी 5 और 6 लाख करोड़ के बीच में है। और वो कह रहे हैं कि हमको और कर्जा दो और सस्ता कर्जा दो। और ये जो दोगलापन है, उनके लिए कुछ, हम आम जनता के लिए एक नीति और कॉर्पोरेट के लिए एक नीति। मुझे लग रहा है कि इसके बारे में ये भी हम लोगों को लड़ना चाहिए और इसके बारे में भी हम लोगों को लगातार सोचते रहना चाहिए। और ये भी है कि कॉर्पोरेट का राज चलाने के लिए दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं पर हिंसा बहुत तेजी से बढ़ रही है, और वो भी हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। जिन क्षेत्रों में हम सब काम कर रहे हैं, जहाँ विस्थापन की स्थिति आ रही है, वहाँ जब भी कंपनियां आती हैं, सरकार जब लोग कंपनी को जमीन देने से मना करते हैं, तब कई बार कंपनी वाले खुद और कई बार सरकार भी उनके साथ जाके लोगों को यही बात बार बार बोलती है कि आप लोग अपने विकास को रोक रहे हैं। और आपके यहाँ कंपनी आएगी तो स्कूल आएगा, सड़क आएगी, अस्पताल आएगी, इतने बीहड़ क्षेत्र में ये सब विकास की चीजें आएंगी। और जो बात माधुरी जी ने बोली, और कई बार गांव की महिलाएं उसको एक शब्द में उसका उत्तर दे देती हैं कि हमको अपनी जमीन देने की जरूरत नहीं है, सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल के लिए तो सरकार का काम है। ये तो हमें अपनी जमीन दिए बिना भी ये हमारे पास होना चाहिए। हमको जमीन खो के एक स्कूल, एक निजी स्कूल या एक निजी अस्पताल जिसमें हमको पैसे देकर फिर अपने बच्चों को भेजना पड़ेगा या पैसे देकर उसमें दाखिल होना पड़ेगा, तो स्कूल देना, अस्पताल देना, सड़कें देना, ये सरकार का काम है। और ये कंपनी के CSR के अंतर्गत हमको लेने की जरूरत नहीं है। पर ये निजीकरण की नीति इसी चीज को लगातार बढ़ावा दे रही है कि फिर लोगों को इस स्थिति में आना पड़े कि वो लोग इन विकास की चीजों के लालच में अपने जमीन देने के लिए मजबूर हो। और हम ये सच्चाई जानते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में भी कहीं पर विकास इस तरह से नहीं हुआ है। तो अब BS राजू जी कर्नाटका और आंध्रा और तेलंगाना की स्थिति को बहुत संक्षिप्त में आपके सामने रखेंगे। उसके बाद हम लोग खुले मंच की तरफ जाएंगे। साथियों, अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बारे में इसको रिपोर्ट देने वाला नहीं आया है, इसलिए थोड़ा बहुत मैं बताना चाहता हूं इसके बारे में, तेलंगाना और आंध्रा के बारे में। अभी तेलंगाना में 12 लाख एकड़ का जमीन जो खम्मम, आदिलाबाद जो जिला में बहुत साल से आदिवासी लोग, तो माइग्रेंट और दूसरा जगह से जो आया है और उधर लोकल का भी है, वो लोग बहुत सालों से वो जमीन, एक्चुअली वो फॉरेस्ट इस वन है, उनको उसके पास कागज वगैरह नहीं है, मगर बहुत साल से वो लोग उसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी जो नया गवर्नमेंट जो आया है तेलंगाना अलग होने के बाद, ये हरित हारम ग्रीन बेल्ट, ऐसा हरित हारम बोल के एक नाम रखा है। अभी वो स्कीम के अंदर अभी तुम लोगों के पास ये कागज नहीं है, ये पूरा जमीन तुम खाली करना पड़ेगा। भी वो एक बड़ा चल रहा है, रेजिस्टेंस, पब्लिक भी रेजिस्टेंस कर रहे, वो एक है। और दूसरा ओपन कास्ट माइनिंग्स है, करीमनगर, वरंगल, आदिलाबाद, उधर जो पहले का हिसाब से जो जमीन का अंदर से कोल निकाल रहा है, अभी जो भी प्रोजेक्ट्स है अभी पूरा बाहर से ही ओपन कास्ट माइनिंग हो रहा है।
उसके हिसाब से बहुत सारा विलेजेस गांव वगैरह बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उनका जीवन भी बहुत कठिन हो जा रहा है। वो एक जबरदस्त वो ये हो रहा है। और तीसरा इसको क्या बोलते हैं, पहाड़ जो है उसमें ग्रेनाइट का वो इसका ग्रेनाइट का एक्सपोर्ट वगैरह बोल के वो भी एक चीज जो है। और अभी सैंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए रेती कम है तो ये ग्रेनाइट से भी रेती ये करना वो भी एक तरीका का विस्थापन वो भी हो रहा है ऐसा। और हैदराबाद का आसपास जो है एक 5 लाख एकड़ का ये खाली करने को कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट लैंड्स भी लेने को कोशिश कर रहे हैं। एक फार्मा सिटी वगैरह बनाने का वो एक भी ये वन सॉर्ट ऑफ विस्थापन जो है उधर चल रहे। उतना ही मेरे को जानकारी है, इससे और भी भाई, मगर मेरा पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। और दूसरा ये आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश तो पूरा कोस्टल बेल्ट है, बिगेस्ट कोस्टल बेल्ट है। और उधर जो चंद्रबाबू नायडू सब जानता होगा उसका, वो तो मशहूर है, पूरा दुनिया में मशहूर है। ये विस्थापन करने में वो तो लीडर है। तो वो आते ही आंध्र प्रदेश अलग होते ही वो प्लान बना है 10 लाख एकड़ का जमीन कारपोरेट हाउसेस को देने के। हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का वो इंस्ट्रक्शंस दिया है, तुम्हारा उसमें कितना लैंड निकलता है वो पूरा फेंसिंग डाल दो बोल के। तो वो एक आंध्र प्रदेश में एक बड़ा चल रहा है। और कैपिटल सिटी बनाने का, अमरावती बोल के जो कैपिटल सिटी बनाने के लिए ऑलरेडी वो तो 50,000 एकड़ तो ले चुका है। और उसमें तो वो थोड़ा सा हटके होता है वो, मगर वो ऑलरेडी हो चुका है। और इसके साथ इतने भी अभी बेहतरीन जगह है, वो तो फार्मलैंड इतना है, 3 फसल 4 फसल होता है वो। अभी ये 50,000 एकड़ लेने के बाद बाजू में कितने भी है वो लोग भी खेती बाड़ी बंद कर दिया है रियल एस्टेट की वजह से। और 1 स्क्वायर गज का जो भाव है जो 20,000 रुपीज 30,000 रुपीज ऐसा चल रहा है। और ये एक तरीके से। दूसरा कोस्टल कॉरिडोर पेट्रोल कॉरिडोर बोल के लाखों का एकड़ जो है वो अलग कर रहे। तो इसमें मोस्टली वो कोस्टल बेल्ट है, उसमें ज्यादा सा फिशिंग कम्युनिटी वाला बहुत ही तकलीफ उठा रहा है, उन लोगों को खाली करवा रहे। और पोलवरम का तो बहुत लोग जानते हैं, वो भी एक बड़ा विस्थापन का प्रोजेक्ट, उसमें बहुत सारा गांव जो है डूब जा रहा है। सो ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।